बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। पारी है अब आज के कमाई का अड्डा की आखिरी के 1.5 घंटे आज के सेशन के, उसकी कवरेज और इन 1.5 घंटों में भी बढ़िया कमाई के मौके ढूंढना इस शो का बेसिक आइडिया। इस समय बाजार का जो मूड है वो आपकी स्क्रीन्स पर है। अब निफ्टी इन रेड है, ऐसे ही रहा तो ये बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो जाएगा जब भारतीय बाजार इन रेड कामकाज करते हुए नजर आए। क्या डिटेल में बातचीत करूंगा आगे, पहले आज की दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में नहीं टिक पा रही है रिकवरी। ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 26,000 के नीचे आया। दिग्गज बैंकों ने बनाया दबाव, बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट गिरा। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी दिख रही है नरमी। डॉलर के मुकाबले रुपए में अच्छी रिकवरी। सरकारी बैंकों की ओर से खरीदारी से निचले स्तरों से रुपया 50 पैसे से ज्यादा सुधरकर 90 के नीचे आया। आज 90 रुपए 42 पैसे तक फिसल चुका था रुपए का भाव। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से चला ऑरबिंदो फार्मा, साथ ही JSW स्टील चला। उधर स्पॉटलाइट शेयर APL अपोलो मजबूत और चार्ट जीपीटी शेयर TCS और विप्रो में भी अच्छी खरीदारी कायम। बाजार को आज IT शेयर दे रहे हैं सहारा। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत, करीब 1.5% चढ़कर टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही रियल्टी, डिफेंस और कैपिटल मार्केट के शेयरों में खरीदारी। वहीं बैंकिंग के साथ NBFCs और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दबाव। मार्केट रेगुलेटर से भी कमोडिटीज में भी वीकली एक्सपायरी को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं। कमोडिटी एक्सचेंज MCX को लग सकता है झटका। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से करीब 1.5% फिसला MCX। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से इंडिगो का सेंटिमेंट बिगड़ा। शेयर 2% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स हो सकती हैं कैंसिल। मामले पर DGCA ने कंपनी के अधिकारियों को किया समन। बिग स्टॉक्स में भी शेयर में गिरावट की जताई थी आशंका। और आज शाम भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2 दिवसीय दौरे के दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आपसी ट्रेड और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर हो सकती है बातचीत। फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर रहेगा भारत का फोकस। मामला फिर गड़बड़ा रहा है, फिर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। और आज शुरुआत हुई थी फ्लैटिश नोट पे और उसके बाद बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए थे। एक समय भारतीय बाजार ऑलमोस्ट 0.5% का उछाल था, बढ़िया एक तरफा तेजी चली गई। हम 26,100 तक गए। बस उन्हीं जोन्स के आसपास से फिर मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। तो एक पॉइंट पे 110, 115 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अब इस समय एकदम फ्लैट, यानी डेज हाई से 100 पॉइंट से ज्यादा करेक्ट करके वापस कामकाज करते हुए हमारे इंडियन मार्केट्स। और ये तब हो रहा है जब ग्लोब के समीकरण बढ़िया है। ये अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। 2 दिनों से यूएस के बाजार अच्छा कर रहे थे। आज दोपहर के यूएस फ्यूचर्स इस समय के फ्लैट से इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं। हमारे लार्जली एशियन पीयर्स जो बंद हो गए या बंद होने की कगार पे खड़े हुए, वो मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो हम थोड़ा सा ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर एक सरदर्द था रुपया ऑफ लेट, तो भाई साहब रुपये ने तो अपना गियर शिफ्ट कर लिया। इंटरवेंशन हुआ हो, बैंकों की बाइंग हुई हो, जो भी रीजन हो,
आज 50 पैसा रुपया दिन के लो से मजबूती के साथ अब इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और 90 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के अब हम नीचे कामकाज करें 89.95 के जोन्स पे, तो अकेला रुपया नहीं है, मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा ही हुआ है और अब ब्रेथ भी डिटोरिएट होती हुई। खैर इन सब पे आगे आऊंगा, पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर इस समय फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ते हुए। फिर मामला गड़बड़ा रहा है, फिर ऊपरी समय से दबाव आता हुआ, कैसे देख रहे हो? पहले तो आप मार्केट्स को, मैं रुपए पे बाद में आता हूँ। रुपए की आज बहुत डिटेल्ड हम लोगों ने सुबह 8 बजे और बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत कर रखी थी, और आज ही का दिन देखिए रुपए 50 पैसे मजबूत, लेकिन रुपए बाद में। पहले ये निफ्टी, ये सरदर्द कुछ और है लगता है, नर्वसनेस कुछ और है, नॉट ओनली रुपी, क्योंकि ऊपरी समय से फिर ठंडा पड़ गया, फिर मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। बिल्कुल आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए करीब 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे लग रहा था कि आज जो हमने एक चर्चा की थी, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा था, वापस 20 डे पे सपोर्ट लेकर इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी दिखाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो पिछले 1-1.5 घंटे में गिरावट आई, और जैसा आपने बोला, एक्चुअली उस समय तो रुपए में बहुत शानदार रिकवरी रही, तो ये मामला क्लियरली कुछ और है, और शायद ये एक करेक्शन है, छोटी मोटी करेक्शन है सही, और शायद मार्केट एक बार के लिए 20 डे मार्क को तोड़कर शायद उसके भी नीचे 100-150 पॉइंट सेटल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी गिरा है, वो थोड़ा सा एक आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मार्केट को थोड़ी सी नर्वसनेस अब आरबीआई की पॉलिसी को लेकर भी है, कि शायद पॉलिसी में मार्केट को इस बार रेट कट ना मिले, जो मार्केट ने पहले प्राइसिंग कर लिया था। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि अभी भी मार्केट ने कोई आपको ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिखाया है। देखिए ये सब, इससे जस्ट पहले आपको याद होगा हमने बहुत बड़ी रैली भी देखी थी, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पिछले बुधवार को हम निफ्टी पर 300 पॉइंट ऊपर भी थे। तो ऐसी मार्केट में ठीक है, ये रोडिंग बुल मार्केट नहीं है। हमने बार बार बात की है कि ये ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट है, जिसमें बीच बीच में डिक्लाइनिंग फेजेस आ रहे हैं। ये एक डिक्लाइनिंग फेज है, लेकिन हाँ, जो आज का प्राइस एक्शन है वो डिसअपॉइंटिंग है। मतलब अगर रिकवरी ना होती और हम सुबह से ऐसे होते, वो चलता है एक बार के लिए, लेकिन रिकवरी हुई, और रिकवरी जिस तरीके से फेल हुई, वो थोड़ा सा आपके लिए एक सरदर्द का सबब है। अब देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होता है, अगर वापस एक रिकवरी होती है नहीं, लेकिन अभी तक का प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटिंग है। रिकवरी जो आ रही थी, रिकवरी फेल होती हुई स्क्रीन्स पे। 20 डेमा भी हो सकता है, वैसे इंट्राडे में कल भी वायलेट हुआ था, क्लोज उसके ऊपर हुए थे। 20 डेमा मोटा मोटी आप कह रहे हो 25,950 के आसपास के जोन है ना? हाँ, उसके आसपास। और अगर उसके नीचे स्लिप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा मानूं क्या? उस लेवल पर नजर रखूं, उसके बाद बिकवाली के मौके ढूंढूं, ऐसा नहीं? 25,800 तक मुझे लगता है कि देखिए इंट्राडे में तो बिकवाली के मौके हमने बात की है कि इंट्राडे में तो दोनों तरफ के मौके हैं। आज सुबह बात हुई थी कि रिकवरी जहां फेल हो, वहां पर आप चाहें तो फर्स्ट आवर के स्टॉप के साथ आप सेल भी कर सकते हैं। फर्स्ट 2 आवर हो गया, तो वो इंटैक्ट है अपनी जगह पर। लेकिन पोजिशनली मेरा ये मानना है कि पोजिशनली अभी भी मार्केट में वो एक पोजिशनल शॉर्ट नहीं ओपन हुआ है, क्योंकि 25,800, 850, 900 यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है मार्केट। हाँ, 25,800 के नीचे अगर सेटल हो गए तो फिर ये बड़ी वाली करेक्शन हो सकती है, जो मेरा अभी बेस केस नहीं है आशीष। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट 25,800 के लेवल्स, जहां ऊपर चढ़ते वक्त बहुत अड़चन आई थी, वही ऑन द वे डाउन साइड एक बड़ा जोन है। अगर वो वायलेट हो रहा है तो दिक्कत बढ़ेगी, और अभी वो दिख नहीं रहा है, अभी उसकी बात करने की, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लेवल्स अपने जहन में रखिएगा। आप सही कह रहे हो, करेक्शन का फेज है, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है बाजार में। हमारी आवाज की एमपीसी जब बैठी थी तो वो भी यूनानिमसली ये नहीं कह रहा था, जो पहले कुछ दिनों तक सब मान के चलते थे कि दरों में कटौती गिवन है दिसंबर में, वो अब गिवन नहीं है। अब ऐसा लग रहा है एक परफेक्ट वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट तैयार है, देखते हैं आउटकम क्या आएगा। लेकिन आपका टिल्ट अभी भी 25 बेसिस पॉइंट की तरफ है, ऐसा मान के चलूं? ये हम लोग मोटा मोटी माने कि ज्यादातर बाजार के दिग्गज ये प्राइसिंग करके चल रहे होंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब ने जिस तरीके से वो रूपरेखा तैयार की हुई है, उसमें रेट कट की सेंस बनेगी। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए कि हमारा जीडीपी नंबर भले ही 8.2% आया हो, लेकिन नॉमिनल जीडीपी काफी कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन 1% पर है। तो एक नॉर्मली ये होता है कि आप चाहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है आपका वो 13-14% हो। उसमें ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बिनाइन रहे, करीब 4-5% और बाकी जीडीपी नंबर आए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी स्कोप है आशीष एक रेट कट का। लेकिन रेट कट अगर नहीं भी आया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कमेंट्री मुझे लग रहा है गवर्नर साहब की
यही रहने वाली है। अगर नहीं आया तो कि इस बार हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अगली बार हम देखेंगे कि शायद रेट कट दे दें, लेकिन सिस्टम में भी 2-3 रेट कट हैं और इसमें आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब अगर इस मूड माहौल में रेट कट आ गया तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं, उसके लिए तो कल डिटेल कवरेज सीएनबीसी आवाज पे हो रही होगी। सुबह 10 बजे गवर्नर साहब आएंगे, उससे 15 मिनट पहले से आवाज पे बातचीत शुरू होगी और इस देश की सारी प्रोमिनेंट वॉइसेस, अर्थशास्त्री हों, मार्केट वॉइसेस हों, बैंकर्स हों, बॉन्ड मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हों, सब आवाज पे होंगे सुबह। तो पॉलिसी बढ़िया तरीके से हम लोग डिकोड कर रहे होंगे आपके लिए। अच्छा, एक जेनरिक सवाल हमेशा पूछता हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन इस नर्वसनेस में अपन अपना भरोसा बना के रखें, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स या एसआईपी के जरिए एक्यूमुलेशन कंटिन्यू करें, है ना, ये मान के चलूँ इस बाजार में। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज भी देखिए आप, मैं एक एग्जांपल बार बार लेता हूँ, आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज भी फ्रेश 52 वीक हाई लगाया इसने आशीष। औरोबिंदो फार्मा देखिए आज का हमारा स्टॉक था, वो भी आज चला है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आज भी आप देखें तो अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। अब ये कुछ स्टॉक्स हैं वो खराब मार्केट में भी चलते हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प। कुछ स्टॉक्स हैं, चाहे तेजी हो या मंदी, केम्सटेक जैसे स्टॉक हैं जो आज भी गिरा हुआ है 5-5.5%। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो आपको हमेशा अच्छे आपके फेवर में मिल ही जाएंगे, मार्केट कैसे भी हो। और आज सुबह जितने काम के स्टॉक्स पे बातचीत हुई, अभी हेडलाइन में मैं मेंशन भी कर रहा था, सब में क्या बढ़िया मूव्स आए। जिस तरह की बातचीत हुई वैसे ही वो मूव्स देखने को मिले। एक हमने आईटी की चर्चा करी थी सुबह, मेरे ख्याल से आईटी दिग्गज स्टॉक्स तो मेंशन भी कर रहे थे सुबह। आज फिर कल के अच्छे मूव्स के ऊपर आईटी देखिए, एक बहाना बन गया रुपया। अभी तो सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही है, खैर अगर परसिस्ट करेगा वीकर लेवल्स पे तो इवेंचुअली धंधे पे भी फायदा होगा, लेकिन अभी सेंटिमेंट्स हावी हैं। लेकिन सुबह बातचीत एकदम सटीक थी। इकलौता इंडेक्स जो आज फिर चमका खड़ा हुआ है, 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। पर आईटी शायद चला भी नहीं था, अंडर ओन्ड भी था, बाकी कुछ चल नहीं रहा है, तो शायद चैनलाइज फ्लोज इस तरफ हो रहे हो। आईटी की ये जो थोड़ी बहुत ऑफ लेट आउट परफॉर्मेंस इज हियर टू स्टे, ऐसा कहोगे आप क्या? देखिए आईटी में बहाना मिल गया, जैसे आपने बोला रुपये की वीकनेस की वजह से, लेकिन आईटी में कंफर्ट है वैल्यूएशन का, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में, और मिड कैप आईटी में कंफर्ट है अर्निंग्स का। तो मेरा इवन बिफोर दिस रुपये वीकनेस मेरा व्यू ये रहा था कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा एक टेस्ट होना चाहिए, जैसे कहते हैं टेस्ट ऑफ सॉल्ट, वैसा होना चाहिए, एक पिंच ऑफ सॉल्ट होना चाहिए आईटी का, क्योंकि वो आपको एक हेज प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एवरीथिंग। तो उस पर मैं इंटैक्ट हूँ। ओवरलोड मतलब बहुत ज्यादा पूरा पोर्टफोलियो आईटी स्टॉक से नहीं होना चाहिए, लेकिन 20-25% आपके पोर्टफोलियो का आईटी प्लस फार्मा होना चाहिए, और शायद रुपये की वीकनेस इस समय एक एज अ ट्रिगर काम कर रही है आपके लिए। परफेक्ट। अच्छा, फोन लाइन पे इसलिए जुड़े थे क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है, आप तबीयत का ध्यान रखो, कल फिर अपन के लिए बड़ा दिन आने वाला है सामने। बिल्कुल। और हुआ अगर तबीयत ठीक रही तो 3:15 के आसपास एक बार फिर से पैच कर लेंगे, तो क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी पे एक बार फोकस हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, अब आइए जरा सा पहले अगले 1.5 घंटे में 10 मिनट माइनस कर दीजिए, अगले 1 घंटे 1.25 घंटे कह लीजिए तैयारी क्या क्या है उस पर आप फोकस कर देता हूं, आपके लिए शो का टीज ले आता हूं। आज का पैनल होगा फंडामेंटल क्यों, टेक्नो फंडा का बढ़िया सा तड़का कह लीजिए, आशीष चतुर्वेदी साहब देंगे, साथ साथ सचिन हैं, शिल्पा जी हैं, सौमिल हैं, अरुण कुमार मंत्री हैं, आगे मेरे ख्याल से इस पैनल में रुचित जैन भी हैं, सब जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, आज की निफ्टी बैंक की खास तौर पे स्ट्रैटेजी के लिए सचिन से रिक्वेस्ट करी थी कि बढ़िया सा चार्ट वार्ट भेजिएगा, उसके बाद आपके साथ आज मैपिंग करेंगे। उसके बाद कैपिटल मार्केट्स के 2 स्टॉक्स खबरों में, एक MCX जिसकी हेडलाइन भी अभी मैंने पढ़ी थी, और दूसरा BSE लिमिटेड जिसपे एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज की बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्ड रिपोर्ट आई हुई है। यतिन वो दोनों डेवलपमेंट्स हमारे लिए मैप करके दे देंगे। आगे कैश कॉल्स लूंगा, लेकिन आज एविएशन, असल में ना सिर्फ स्टॉक के लिहाज से, शेयर मार्केट के लिहाज से, बल्कि एज अ कंज्यूमर ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात होगी। जो आप में से ट्रैवल कर रहे हैं या जिसके परिवारजन ट्रैवल कर रहे हैं, वो जानते होंगे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अरे इतना बड़ा 2/3 मार्केट शेयर है इस इकलौती एयरलाइन के पास इस देश का, और वहाँ पे कैंसिलेशन और डिले की मतलब होल्ड इतने ज़्यादा 2 दिन से परेशानी हो चुकी है। रोहन से समझेंगे इस समय की ताज़ा स्थिति क्या है। हेडलाइन तो अपडेट करी थी कि आज भी कैंसिलेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, तो एकदम ताज़ा तस्वीर रोहन बताएंगे आपको। और साथ में मैंने रिक्वेस्ट करी थी, आपको याद होगा कभी भी एविएशन पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो हम किसी ना किसी एविएशन एक्सपर्ट के साथ, और परवेज दमानिया सर से बहुत बार चर्चा करते हैं,
तो परवेज सर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बावजूद जुड़ेंगे हमारे साथ। ये इंटरग्लोब एविएशन का दरअसल मामला है क्या? ये सिर्फ वो रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स हैं उसका असर है या और भी कोई दिक्कत है? और फिर स्थिति नॉर्मलाइज कब तक होगी? सब पे बातचीत करूंगा आज। धमाकेदार ऑप्शन, 4 का चौका, वो एक्सपर्ट्स की पिक्स तो आती ही रहेंगी साथ में आगे। हमारे लिए एक और स्टॉक के लिए बड़ा दिन है आज। HUL के सारे वायदा कॉन्ट्रैक्ट एक साथ एक्सपायर होने जा रहे हैं, क्योंकि कल क्वालिटी वॉल्स से का स्पिन ऑफ की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, तो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं HUL में। ये क्वालिटी वॉल्स कोर बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता था, किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं इस आइसक्रीम के धंधे के, और साथ साथ ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, किस तरह की वैल्यूएशंस एस्क्राइब कर रही हैं इस आइसक्रीम के धंधे को, कंचन बताएंगे आपको डिटेल में। आगे एक और इंपॉर्टेंट, अब से कुछ ही घंटों में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने खड़ा है, जिस पे दुनिया भर की नजरें होंगी, हमारी और आपकी तो खास तौर पे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हवाई जहाज नई दिल्ली टच कर रहा होगा 4 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को। क्या प्लान है, क्या काफी सीक्रेटिव रखा गया एजेंडा, तो जितना निकाल पाए उसके साथ हमारे साथ आलोक जुड़ेंगे, समझेंगे पुतिन विजिट में अगले मेरे ख्याल से पुतिन साहब इस धरती पे, देश की धरती पे 24 से 26 घंटे ही हैं, कहने के लिए 2 दिन के लिए हैं, लेकिन टेक्निकली 24 से 26 घंटे होंगे। क्या प्लानिंग है, क्या बायलैटरल्स कहाँ हो रहे हैं, सब पे बातचीत होगी उनसे। आज की मार्केट बिग वॉइसेस में वैसे पैनल भी बड़े बड़े दिग्गजों से सुसज्जित है आगे, लेकिन सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ेंगे, सेंस एंड सिंप्लिसिटी के। सुनील सर से कई बार जब वो AMC धंधे में थे तो आपको याद होगा कितनी बार बातचीत होती रही, उसके बाद से भी सुनील सर से बढ़िया, क्योंकि मार्केट में बढ़िया नजर रखते हैं सुनील सर, समझेंगे ये कैसे देख रहे हैं मार्केट्स का मूड और आगे का आउटलुक। यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का मूड आगे। BTST STBT कॉल्स पे आएंगे पैनल के साथ। तो ये सब तो असल में क्या है, पैनल अपने आप हाथ नहीं उठाता, तो हम इतने सारे कॉल्स लेकर आते हैं कि मजबूरन इनको पिक्स देनी पड़ती हैं भाई साहब। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बढ़िया ट्रेड मिल रहा हो तो आइडेंटिफाई कर करके हाथ उठा दीजिएगा, उसी टाइम पे ताजा ले लेंगे ताकि कोई अच्छा ट्रेड मिस ना हो। आइए जरा मार्केट्स का मूड दिखा दूं। अपफ्रंट दिखा तो दिया था आपको मैंने, निफ्टी फ्लैट इस समय कामकाज कर रहा है, जो कि 26,100 तक गया था। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में अपन बातचीत कर रहे थे, पिछले 3 दिनों से कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, और 26,100 का कॉल राइटर कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। वहां पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप डबल होता हुआ नजर आया था, और आज भी सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जमावड़ा उसी जोन्स पर है, और 26,100 ही वो पॉकेट था जहां से आज भारतीय बाजार जाते जाते कॉल राइटर्स के रिस्पेक्ट करते हुए जोन को कूल ऑफ कर गया पूरा मामला। तो हमारे लिए सामने अर्जुन तो 26,100 की एग्जैक्ट खड़ी हुई है। दूसरी तरफ नीचे अब वो कह लीजिए कल के लोज 890 के, वैसे 25,900 पे पुट राइटर्स भी एक्टिव हैं, और 950 के आसपास हमारा 20 डेमा भी है, जिसको इवेंचुअली कल हमने रिस्पेक्ट करा था क्लोजिंग बेसिस पे। तो नीचे के वो क्रिटिकल जोन्स हैं। लेकिन सचिन, ट्रेड बुल्स में आप लोग निफ्टी को कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्या लेवल्स? आज ध्यान रखिएगा आप सब, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो 1.5 घंटा इंटरेस्टिंग वोलेटाइल भी हो सकता है। पर सचिन, निफ्टी पे पहले क्या व्यू है आप लोगों का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, मुझे लग रहा है वो काफी कॉन्फिडेंस भरा ही है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ही नजर आई है, अगर हम 60 मिनट्स चार्ट्स या 15 मिनट्स चार्ट्स को देखें। बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें 60 मिनट्स का, तो वहां पर एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 25,900 के आसपास। वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया था, एंड वहीं पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 26,050 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर लेवल काफी सिग्निफिकेंट है, जिसका जिक्र आपने अभी किया है। 26,100 का जो कॉल राइटर है वो आई थिंक थोड़ा सा एडमेंट है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है, जल्दी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। एंड प्रोग्रेसिंग ट्रेंड मुझे लग रहा है जो अपर बाउंड है इसका चैनल का लगभग अराउंड 26,350 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली और इंटेंसिफाई होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिल रहे हैं वो हेल्दी है कंसोलिडेशन के लिहाज से। एक मेजर सपोर्ट है 25,940 के आसपास, जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है।
एंड टर्न अराउंड के लिए मुझे लग रहा है 26,050 के ऊपर की एक क्लोजिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। एंड उसी लिहाज से हम अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं 25,900 का कॉल ऑप्शन, जो लगभग अराउंड 186 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले लगभग अराउंड 160 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा था, तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 155 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 122 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड इमीडिएटली मुझे लग रहा है 260 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 330 का। सो यहाँ पर निफ्टी के 25,900 के कॉल ऑप्शन में अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। लीजिए भाई साहब, ये बढ़िया तरीका। अच्छा, ये आपने कहा उतार चढ़ाव काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। अरे वोलेटिलिटी कैसे कॉन्फिडेंस भरी? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच नहीं कर रहा उस इंपॉर्टेंट उतार चढ़ाव में, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों से जरूर निफ्टी एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में है, बट वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो रेंज काफी छोटी छोटी होती जा रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीक्वेंस होता है जहां पर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता, एंड कहीं जाकर इनिशियल डिक्लाइंस के बाद वापस डिमांड नजर आती है। तो आई थिंक वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर देखी जाती है। एंड मुझे लग रहा है आज के सत्र में भी उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्राइस इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 26,050 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, एक काफी शानदार मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। तो शानदार मूव जो अनफोल्ड हो सकती है उसको प्ले करने का तरीका ज्यादा बेहतर 25,900 का कॉल खरीदें 122 के एसएल के साथ। 260 के टारगेट्स हैं उस कॉल पे सचिन के। लेकर आइए निफ्टी बैंक। अच्छा, आईटी सेक्टोरली हो क्या रहा है? आईटी कल राइट फ्रॉम द वर्ड को मेरे ख्याल से शुरुआत के 11 साढ़े 11 बजे से आईटी में अच्छे मूव्स बनना शुरू हो गए थे, और वो अच्छी तेजी आज भी कंटिन्यू कर रही है। आज तो काफी रिलेटिवली और स्ट्रेंथ के साथ 1.5% उछाल के साथ आईटी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी में अलग से चतुर्मोता साहब से मैं बातचीत करूंगा, फंडामेंटल टटलूंगा इसके। अभी तो रुपये का रिलीफ है तो कह लीजिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे। आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके सामने कल क्या हुआ था? आईटी दिन भर अच्छा कर रहा था और जाते जाते बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बैंक्स ही थे लार्जली क्योंकि वो फाइनेंशियल्स पे भी उन्हीं का वेटेज ज्यादा है, तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स एकदम से 2 बजे ऑनवर्ड अच्छी तेजी दिखा गए। तो हमने भी लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। आज बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स दोनों नहीं टिक पा रहे हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। ये सारे प्राइवेट दिग्गज जो कल तेजी तूल पकड़ रही थी, आज सब मामला कूल ऑफ करता हुआ। तो कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। सचिन, वोलेटाइल हो रहा है। अच्छा, खबरें भी हैं। एक दिन कहते हैं वेटेज एडजस्टमेंट्स होंगे तो मूड बिगड़ा, दूसरे दिन रिकवरी आई थी, आज फिर मामला ठंडा पड़ता हुआ। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है, या क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं जो आप वॉच करोगे? अप्रोच क्या होगा? वीजा भी निफ्टी ये ज्यादा वीक है, ऐसा कुछ है क्या? आशीष जी, इनफैक्ट वर्सेस निफ्टी मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डेटा डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 15 दिनों से एक ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसका बेस लगभग अराउंड 58,900 के आसपास पोजीशन था। इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास है। एंड कल के सत्र में जब एक रोटेशन नजर आया था पीएसयू बैंक्स में से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न इवॉल्व हो चुका है। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, जो एक अच्छे संकेत होते हैं एक स्टेबल सपोर्ट के। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी कंसोलिडेटिव रेंज है 59,400 58,900 की। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट वाली मूव नजर आ सकती है। 59,430 एक की लेवल होगा। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर एस्टैब्लिश होती है तो ये बुलिश हैमर का जो पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा, एंड उसी के वजह से मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड अभी तक प्रोग्रेस हो रही है विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर, इसका जो अपर एंड है 60,200 60,400 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी इसी पर्टिकुलर सीरीज में रिविजिट होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव नेचर जरूर है, बट इवेंचुअली 59,430 के ऊपर का एक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम लॉन्ग्स चेस किए जा सकते हैं। तो इंतजार करूं 59,430 को पार करने का और उसके बाद लॉन्ग्स इनिशिएट करूं, ऐसा? बिल्कुल आशीष जी, परफेक्ट है भाई साहब। मन तेजी का है। कल चंदन से भी दोपहर में बात हो रही थी, मन तेजी का है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिचकोले खा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली शायद बेटर सेंस विल प्रिवेल।
अरे इंडिगो के अपडेट्स आ रहे हैं, डीजीसीए को फ्लाइट कैंसिलेशन प्लान कुछ देर में सौंपने जाएंगे। चतुर्वेदी साहब कहाँ हैं? दिल्ली से वापस आए कि फंस गए? नहीं पहुंचा हूँ आशीष जी, बहुत मुश्किल से, पर पहुंच गया हूँ फाइनली। तो आपकी भी फ्लाइट फंस गई थी क्या? डिले हो गई थी क्या? बिल्कुल, मैं दिल्ली में कल मतलब मुझे 4-5 घंटा एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा है। अच्छा, ये अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ मतलब दिल्ली बॉम्बे वालों के लिए, अदरवाइज कैंसिलेशन हर जगह हुए, दिल्ली बॉम्बे डिले से हुई लेकिन चली। बिल्कुल। कल ही शाम को मेरी डॉटर भी आ रही थी, इसलिए मैंने भी बहुत मैप करी है, इसलिए मुझे पता है। खैर, मैं आप सबके पास आ रहा हूं भाई इस समय के बढ़िया से ट्रेड आइडियाज के लिए। पहले शिल्पा जी के पास चला जाए, गाबा सर नहीं आ जाए। गला वैसे कल बैठ रहा था, आधी आवाज ही आ रही थी, आज पूरी आवाज गई लगता है। खैर, शिल्पा जी गुड आफ्टरनून मैम, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीवन। अभी के लिए मैं लॉन्ग रेकमेंड करूंगी डिलीवरी में। डिलीवरी एक 400 जोन्स पे एक सपोर्ट बना रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है, तो 398 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी के फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हैं। 404 के अराउंड चल रहा है। पहला टारगेट 410 का रहेगा, इसके ऊपर 414 से लेकर 418 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 410 फिर 414 415 के टारगेट्स। डिलीवरी पहला प्रेफर्ड पिक, खरीदारी करने के मौके इस समय यहां पर। सौमिल गुड आफ्टरनून। सौमिल, आपका प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड आइडिया होगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 1-1.5 महीने पहले एक बड़े से ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था। अभी डेली चार्ट्स पर एक छोटे से फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के दिन में हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा 3715 और टारगेट रहेगा 3900। लीजिए भाई, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स सौमिल का प्रेफर्ड पिक। एज वी स्पीक दिन के हाईस पे अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करना शुरू हो रहा है और सौमिल कह रहे हैं अब तेजी और तूल पकड़ेगी, इसको रखिए रडार पे। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित, आपका प्रेफर्ड पिक इस समय का? जी वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पे। सो आइडियली अगर देखिएगा तो स्टॉक पिछले कुछ महीनों से एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, जिससे टेक्निकल एक सिमेट्रिकल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और अब ये स्टॉक उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के साइंस दे रहा है। ऑफ लेट एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। 20 डे में स्टॉक के लिए सपोर्ट बन रहा है। प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। सो यानी ये सब साइंस है कि स्टॉक ये रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंडेड फेज के लिए रेडी है। सो पीबी फिनटेक में करंट लेवल से 1820 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। पॉलिसी बाजार रुचित का प्रेफर्ड आइडिया। मंत्री साहब गुड आफ्टरनून। भाई साहब, आपका पिक? आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मेरा पिक भी टोरेंट फार्मा ही था। टोरेंट फार्मा और ऑरो फार्मा दोनों के ही मैंने चुन के रखा था, तो ऑरो फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। 1224 के आसपास चल रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1213 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 1262 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। तो निफ्टी फार्मा में ब्रेकआउट है और ऑरो फार्मा शायद उसको लीड कर सकते। टोरेंट फार्मा पसंद था, साथ में ऑरबिंदो फार्मा था। टोरेंट फार्मा ऑलरेडी मेंशन हो गया, ऑरबिंदो फार्मा भी बढ़िया। आज सुबह मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, 1400 प्लस के टारगेट्स की बात हो रही थी, तो सुबह चर्चा भी हुई थी इस रिपोर्ट पे। उसके बाद से दिन में अच्छी स्क्रीन पे तेजी बैठी है और मंत्री साहब कह रहे हैं अभी भी और तेजी तूल पकड़ सकती है। सचिन, आपका स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? आशीष जी, आई थिंक टोरेंट फार्मा किसी ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर HAL में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है, एक रेंज यहाँ पर एग्जिबिट हुई थी 4450 से लेके 4550 तक की। उसी पर्टिकुलर रेंज में आज की प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है। एक काफी शानदार बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है डेली चार्ट पर एस्टैब्लिश हो रहा है। एंड 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट्स पे ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है, राइजिंग 3 फॉर्मेशन है एंड प्लस एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 4530 के ब्रेकआउट के ऊपर नजर आ सकता है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी HAL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 4490 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 4550 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 4580 तक ये रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, अभी आऊंगा डिफेंस स्टॉक्स पे। अभी तक तो सल्व कर रहे थे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे पुतिन साहब के इंतजार में। 2 दिन पिछले 3 दिन से पिट रहा था ये पूरा सेक्टर।
आज फिर भी रिस्पाइट फाइनली प्ले आउट होता हुआ HCL बढ़िया लग रहा है सचिन को। टोरेंट फार्मा इनका भी पहला प्रेफिक्स था। भाई साहब बच के रहिए आप लोग, कल ऐसी आज सुबह सब बायोकॉन की बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा है, बायोकॉन लद गया है। पर टोरेंट फार्मा में कई ऐसी, सुबह मैंने कहा भी था, एक है अनार कई बीमार, टोरेंट फार्मा में भी ऐसी माहौल दिख रहा है मुझे। 3 लोगों को पसंद आ रहा है टोरेंट फार्मा। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बैच होगा, मैं रिकैप करता हूं थोड़ी देर में प्रेफर्ड पिक्स इस समय के। पहले एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया, चतुर्वेदा साहब क्या लेकर आए आज हमारे लिए? तो आशीष देखिए, मार्केट आप भी देख रहे हैं कि बाजार में हमने एक डेटा देखा, BSE 500 में मात्र 30% स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म या इनलाइन उसके साथ रहा है। बाकी 70% में हमने देखा है कि नेगेटिव रिटर्न भी बने हैं और साथ ही BSE 500 को अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है और बहुत ज्यादा नए आइडियाज के बजाय हम फोकस करेंगे जहां पे हमने पहले भी चर्चा की है। तो जैसे कल हमने बात की थी IT की, मुझे लगता है IT 20 के ETF की हमने कल चर्चा की, मुझे लगता है वो एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक से 1.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब IT कहीं ना कहीं पूरा एक अंडर परफॉर्मेंस को कैचअप करेगा, तो वहां पर पे एक रिकवरी अच्छी आएगी। सेकंड, हमें लगता है कि US ट्रेड डील के अंदर में जैसे कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आएंगे, सबसे पहले जहां शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है वो IT का जो इंडेक्स है उसके अंदर में हमें देखने को नजर आएगी। तीसरा, ज्यादातर IT कंपनी जो है वो बहुत ही हैवी कैश रिच है और अगर से कोई भी फर्दर यहाँ पे से गिरावट आती है तो हमें लगता है कि बाय बैक या किसी तरह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्टॉक्स के अंदर में एक अच्छा सपोर्ट बनने की गुंजाइश बन जाती है। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ETF की बात करूं, IT के 20 के ETF की तो करीब 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया लॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट इसका 40 के आसपास बना है और ये होल्ड करता है, तो मैं समझता हूं 48 49 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड आपको इस ETF में देखने को नजर आ सकती है। अगर से इसके अलावा मैं बात करूं तो PSU बैंक में कैनरा बैंक हमें काफी पसंद आता है। एक तो हमारा मानना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छी है, प्राइस टू बुक पे स्टॉक 1.1 टाइम प्राइस टू बुक फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, लोन ग्रोथ काफी अच्छी है और हमें लगता है कि जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है PSU बैंक्स की वो 14-15% की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं SBI कैनरा बैंक जैसे स्टॉक को नजर आएगा। क्रेडिट कॉस्ट काफी कंट्रोल में है और साथ ही साथ जो सब्सिडीज है उनके भी अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अनलॉकिंग शुरू हो चुकी है, चाहे वो AMC बिजनेस हो या दूसरे जो बिजनेसेस है जहां पर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है उसकी वजह से भी एक अच्छा आपको सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कैनरा बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी। 138 पे मेरे हिसाब से टेक्निकली बहुत बढ़िया सपोर्ट और ये सपोर्ट होल्ड करता है, तो मैं समझता हूं 175-180 तक की पोटेंशियल अपसाइड कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। लीजिए भाई साहब, 2 बढ़िया आइडियाज हो गए आपके लिए। IT के ETF में खरीदारी करें, मतलब चलिए चतुर्वेदा साहब के रडार पे IT ETF आया है, इतने महीनों से एक्यूमुलेट कर रहा था, कुछ कमा के नहीं दे रहा था, अब शायद दिन अच्छे आने वाले हैं। ये सिर्फ रुपए के कारण है कि रुपया एक बहाना बन गया? चतुर्वेदा साहब स्वीट स्पॉट में था, कूल ऑफ हुए हुए स्टॉक्स हैं, अंडर ओन पॉकेट है, रुपए के चलते शायद अब यहाँ से मोमेंटम तूल पकड़ जाए और इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ कुछ ज्यादा आइडियाज है नहीं, IT सेफर बेट भी हो गया, बाजार ऐसे रीड कर रहा है क्या? देखिए, सेक्टर रोटेशन एक बहुत बड़ा कॉल हो सकता है। अंडर परफॉर्मेंस लाइव ब्लड स्टॉक मार्केट में चला हुआ है, बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबा चला हुआ है। रुपया की वीकनेस फर्दर इंटेंसिफाई हो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, तो हमें लगता है कि उसकी वजह से तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि IT के अंदर में जो सेल ऑफ आया है वो अब उसको उन वैल्यूएशंस पे ला चुका है जहां पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव बाय हो चुके हैं। और फिर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखिए पिछले कुछ दिनों में जहां पे बाजार में काफी वोलेटिलिटी बनी है, IT ने काफी एक स्टेबल बिहेवियर दिखाया, तो उसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मीडियम टर्म के अंदर में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। हाँ, और ये बात सही है कि इंडिया में ऐसा कोई AI प्ले नहीं है। AI पे खूब तगड़ा केपेक्स हो रहा है, ग्लोब बहुत बुलिश है, पर AI का जब केपेक्स करोगे और दुनिया एंटरप्राइजेज AI इंप्लीमेंट करेंगे तो कौन करके देगा हमारे अलावा? तो IT वैसे इवेंचुअली आना तो स्वीट स्पॉट चाहिए, अभी दिन वैसे इनके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता है। रिकैप कर दूं, शिल्पा जी ने डिलीवरी खरीदारी करने की बात करी, सौमिल कह रहे हैं टोरेंट फार्मा पसंद आ रहा है, रुचित कह रहे हैं PB फिनटेक अच्छा लग रहा है, मारुति नहीं, मंत्री साहब अरबिंदो फार्मा में दाव लगाने को कह रहे हैं, सचिन जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, चतुर्वेदा साहब ने 2 आइडियाज दे दिए अपने को, एक तो IT ETF में पैसा लगाने का और दूसरा PSU बैंक्स में कैनरा बैंक सबसे अच्छा लगता है, उसमें भी
मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी कमाई हो सकती है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रख दिए। इस बीच नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई, केन्स टेक्नोलॉजीज देखिए आप, इस समय 6% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। दरअसल कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का एक अपडेट, एक रिपोर्ट आती हुई, और जिसमें मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज सामने आ रहे हैं। यतिन जुड़ चुके हैं, यतिन जुड़ तो रहे थे बातचीत के लिए वो कैपिटल मार्केट्स के, उसको बाद में एड्रेस करेंगे। पहले ताज़ा अपडेट, केन्स क्या हो गया भाई साहब? तो आशीष, सुबह से ही केन्स का स्टॉक प्रेशर में है और पिछले कई दिनों से स्टॉक प्रेशर में ही हम देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है ये 6,000 साढ़े 6,000 के लेवल से स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ माल भी बेचा है। आज कोटक इंस्टीट्यूशनल की जो रिपोर्ट है, यहाँ इन्होंने एनुअल रिपोर्ट केन्स की खंगाली है और उसके अंदर बहुत सारे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, कैश फ्लो मिसमैच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की बातें की हैं, जिसके कारण शायद बाजार में आज इसका पैनिक बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। हम जो की हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट की वो बताते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो तो 20-25 पन्ने की है, हर चीज़ कवर करने की जो है यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं। और इस तरह मैको की अगर हम बात करें, जो कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसको 45 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पेरेंट कंपनी यानी जो प्रमोटर एंटिटी है उससे लेना बाकी है। इसके अलावा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो कंपनी ने डिस्क्लोज की है बैलेंस शीट पे, वो लगभग 520 करोड़ रुपए के आसपास हैं। और ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वैसी होती हैं जो फ्यूचर में शायद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको शायद इसके कैश फ्लो आउटफ्लो की प्रोविजन करके रखनी पड़ेगी। तो ये 520 करोड़ जो कि नेटवर्थ का 18% है कोटक के हिसाब से। इसके अलावा जो रिसीवेबल डिस्काउंटिंग है, प्रोविजनिंग है, इसके कारण मार्जिन और प्रॉफिट दोनों पे आगे जाके हिट आ सकता है, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है। और 2025 में जो इनकी औसतन बोरोइंग कॉस्ट थी वो 17.5 पौने 18% के आसपास थी। एवरेज बोरोइंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा थी, क्लोजिंग बोरोइंग कॉस्ट जो है 12% के आसपास आ गई थी, लेकिन 17-18% कंपनी ब्याज चुका रही है अपने काफ़ी सारे बिल्स पे और डेट पे। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न था। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए केन्स ने अपने टेक्निकल कॉस्ट और प्रोटोटाइप डिज़ाइन रिलेटेड कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। जब आप 180 करोड़ रुपए कैपिटलाइज करते हैं तो ये पीएनएल में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब ये जो कॉस्ट है धीरे धीरे राइट ऑफ करती है कंपनी, लेकिन इससे आपका मुनाफा बढ़ता है। तो जब भी आप कोई कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं तो ये आपके मुनाफे को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये भी एक कंसर्न जो है वो कोटक ने रेज किया है। इसके अलावा जो कैश कन्वर्जन साइकिल भी है केन्स की, ये इंक्रीज हो गई है और 119 दिन तक पहुंच गई है। तो ये भी कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि कैश फ्लो में कोटक को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोटक को लगते हैं कि इसके कारण स्टॉक पे ओवरहैंग बना रह सकता है। तो इस कोटक की रिपोर्ट के बाद शायद आज स्टॉक में आप 6% का डाउनटिक देख रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये कंसर्न्स माउंट होते हुए केन्स टेक्नोलॉजीज में। चतुर्वेदा साहब, अच्छा चतुर्वेदा साहब से केन्स पे बातचीत करूं उससे पहले आज के कैश कॉल्स का टीज दे देता हूं ताकि सब एक्सपर्ट्स रेडी रहें। चतुर्वेदा साहब तो होंगे ही, उनमें से एक बढ़िया सा कैश कॉल दे रहे होंगे हमको। सौमिल और रुचित, आप लोग भी प्लीज एक कैश कॉल रेडी रखना। चतुर्वेदा साहब, केन्स ये तो मैं कहता इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी सर्किट बोर्ड और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये रडार पे है आप लोग के? कहीं पीएमएस पे तो है नहीं? नहीं, तो ये हमारे पोजीशंस में नहीं है। इनफैक्ट जो ईएमएस प्ले है वो हमें काफी पसंद आता है, क्योंकि वहां पर पे ग्रोथ काफी अच्छी है। बट केन्स के अंदर में जो अभी कंसर्न बन रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से एक डिस्कशन में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी ज्यादा बढ़ रही है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं एबिटा के टर्म में या पैट के टर्म में कन्वर्जन हमें देखने को नजर नहीं आया। और उसके कारण बहुत से थे ओसैट प्लांट नया लगने की तैयारी कर रहे हैं, प्लस नए केपेक्स की भी बात हो रही थी, तो जिसकी वजह से काफी केपेक्स इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी कंपनी के अंदर में। बट ओवरऑल हमें लगता है कि इससे बेहतर हमारा ये भी मानना है कि सिरमा जैसी कंपनीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर पे मार्जिन्स में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ है और साथ ही साथ जो डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू का वो काफी अच्छा है। डिफरेंट सेक्टर्स से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कहीं पे भी डिपेंडेंसी किसी एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर से हम ईएमएस के अंदर में जो हमारी बेट रहेगी वो सिरमा हमें ज्यादा बेहतर नजर आता है। ओके, चलिए अच्छा, आपकी इस समय की कैश केन्स टेक्नोलॉजीज रडार पे रखेंगे। रतिन ने बढ़िया तरीके से अपडेट दे दिया कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की वो रिपोर्ट, और उस पर एक शार्प रिएक्शन इस स्टॉक पे आता हुआ। कैश कॉल्स, सौमिल रडार पे कौन सा स्टॉक? मेरे रडार पर है न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है।
मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने अराउंड 850 860 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाई है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। 880 पर एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 960 का एक टारगेट रख सकते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये आज खबरों में भी था। कल शाम को पता है बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि इन्होंने ऑर्डर बैक करा। तो मैं टीम बना रहा था तो मैं देख रहा था, इन्होंने लिखा था ऑर्डर 139971,944 का ऑर्डर मिला हमको रुपीस। तो कैलकुलेट करा तो 14 करोड़ ही बैठ रहा था तो इसलिए नहीं लिया, लेकिन स्टॉक अच्छा कर रहा है। 2-3% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ सौमिल कह रहे हैं खरीदारी करने का मन है। रुचित, कैश कॉल कौन सा? कैश कॉल में जेके टायर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड हमने रिसेंटली देखा है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। जो ब्रॉडर मार्केट करेक्शन हमने पिछले 2 महीनों में देखा है, वो ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 डे में भी कोई भी करेक्शन में स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस है स्टॉक के ट्रेंडेड अपमूव के कंटिन्यूशन के लिए। करंट लेवल्स पे 460 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 490 के टारगेट्स के लिए। जेके टायर कल कैश कॉल के तौर पे मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ रहा है, गाहवा सर ने मेंशन कर रहा था। बढ़िया कर रहा है और अब रुचित भी कह रहे हैं तेजी और तूल पकड़ेगी इस स्टॉक में। चतुर्वेदी साहब, आपका कोई बढ़िया सा कैश कॉल? तो यहाँ पर थोड़ा कमोडिटी साइकिल वैसे तो हम जनरली कम प्ले करते हैं, बट मुझे लगता है जिस तरह से अब कॉपर में एक बहुत ही डिसाइसिव तेजी शुरू हुई है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक कंपनी को मिलेगा जो कि हिंदुस्तान कॉपर है। और हमें लगता है कि ये जो कॉपर के मूव्स है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से कॉपर का यूसेज ग्लोबली चाहे ईवी हो या दूसरे जो सेक्टर्स में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच काफ़ी बड़ा रहने वाला है। और इसलिए ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कॉपर में एक उछाल का माहौल है और इसका बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर को बनेगा। बहुत बढ़िया मंथली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर आज देखने को मिला है, हैवी वॉल्यूम्स के साथ मिला है। तो मैं समझता हूँ एक टेक्टिकल बेट के तौर पे अच्छा लगता है। 350 के अच्छे सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 415 425 तक के लेवल आपको हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं थोड़ा मीडियम टर्म बेसिस पे। परफेक्ट है। हिंदुस्तान कॉपर और बेस मेटल्स रोज आए दिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं भाई साहब, और ये स्टॉक भी अब रुक नहीं रहा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जेके टायर्स और हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 इंटरेस्टिंग कैश कॉल्स आपके लिए। और इस बीच परवेज दमानिया सर जुड़ते हुए, एविएशन एक्सपर्ट। कभी भी एविएशन में कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो परवेज सर की याद आती है हम लोग को। परवेज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपके पास आ रहा हूं सर। पहले एक जरा इस समय ताजा स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट है क्या, रोहन से जान लिया जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में अगर प्रोड्यूसर साहब ने सही बताया मुझे तो शायद 500 से ज्यादा उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं भाई साहब। और कुछ देर पहले हेडलाइन में हम लोग रोहन मेंशन कर रहे थे कि आज सुबह से भी काफी सारे कैंसिलेशंस अनाउंस हुए हैं। क्या ताजा स्थिति है, क्या चल रहा है? जी, अगर आप अराइवल डिपार्चर दोनों को मिला लें तो आज अकेले अभी तक सुबह से 300 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन हो चुके हैं। अगर आप 8 जो इम्पोर्टेंट मेट्रो हैं, स्टेशन हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो 300 से ज़्यादा कैंसिलेशन हो चुके हैं। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहाँ पे मैं हूँ 90 से ज़्यादा कैंसिलेशन हो चुके हैं। लगभग 80 से ज़्यादा मुंबई का है फिगर, हैदराबाद के भी लगभग 70 के लगभग फिगर है। तो आज जो इम्पैक्ट हुआ है ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन का जो इम्पैक्ट था उससे भी कहीं ज़्यादा है। और कल का अगर आप फिगर देखें, एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ हुई कि इंडिगो का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो अपने ऑल टाइम लो पे 19.7% पे था। और आज की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 70 से 80% जो फ्लाइट्स हैं वो डिले से चल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि आज भी ओटीपी इनका कम ही रहेगा। बहरहाल एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि डीजीसीए में एक इम्पॉर्टेंट बैठक चल रही है जहां पे इंडिगो के अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि जो एफडीटीएल जो इस पूरे क्राइसिस के केंद्र में है उस पर चर्चा होगी, क्रू के शॉर्टेज पर चर्चा होगी, किसी तरह के रिलैक्सेशन की उम्मीद भी की जा सकती है, इंडिगो की जगह से मांग की जा सकती है। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है डीजीसी के अधिकारियों से, बहुत कम संभावना है क्योंकि 2 साल से ज्यादा समय से इसकी बातचीत चल रही थी, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा था और उसके बाद ऐन वक्त पे अगर कोई एयरलाइन ये कहती है कि हम इस नियम को पालन नहीं कर पाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या बातचीत होगी हम आपको आगे अपडेट देंगे। फिलहाल इम्पैक्ट पूरे एविएशन पे पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली मुंबई आना चाहें आज की डेट में इमरजेंसी में अगर आपको आना पड़े तो 30,000 से कम की फ्लाइट नहीं मिल रही है। कोलकाता का भी यही हाल है। तो स्थिति काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है और इस इंडिगो ने कहा था कि 48 घंटे में वो कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की, लेकिन आज की जो स्थिति है ऐसा लगता नहीं है कि हो पाएगा ये।
लीजिए भाई साहब, दिल्ली एयरपोर्ट से ताजा स्थिति के साथ रोहन आपको बता रहे हैं अपडेट्स। ये बगल में ट्रॉली रखी हुई है, फुल फ्रेम पे डालिए रोहन को जरा। ये क्या ट्रॉली रखी है बगल में? ये क्या आप जब तक लिंक पे नहीं आए तब तक बैठे हुए थे कि ट्रॉली पे? बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। जी हाँ, जब तक मैं इंतजार कर रहा था, इस ट्रॉली पे बैठ के इंतजार कर रहा था, और बहुत सारे लोग ट्रॉली से आ रहे हैं जो खासतौर पे इंडिगो के पैसेंजर थे, लेकिन वो जाना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। सुबह 4 बजे आए थे, पहले 2 घंटे फ्लाइट डिले हुई, फिर 4 घंटे फ्लाइट डिले हुई। तो इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। यात्री परेशान है और इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी रह सकता है अगर यही रहा तो। भाई साहब बहुत मुश्किल है। रोहन अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन दमानिया सर के पास चला जाए। दमानिया सर से बेहतर वॉइस नहीं है। ये सब मामला चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये बताने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट करी थी। दमानिया सर, है तो सिवियर ऑपरेशनल क्राइसिस, और लग रहा है एक नहीं है, इट्स एक्चुअली अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर। अब वो क्रू शॉर्टेज की बात हो रही है, पायलट की शॉर्टेज की बात हो रही है, शायद वो स्ट्रिंजेंट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के रूल्स अडॉप्ट हुए हैं, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जो आए थे उसका भी रिपरकशन है, A320s वाला, विंटर कंडीशंस का हवाला दिया जा रहा है। पर सबसे प्राइमरली सब लोग कह रहे हैं डीजीसीए ने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का अनाउंसमेंट करा, ये तो पहले करा था ना दमानिया सर। पर्याप्त समय नहीं दिया था क्या, या इंडिगो ने इस बात को हल्के में ले लिया था? नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये रूल बहुत पहले से है, ऑल एयरलाइंस वर इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस इश्यू। लेकिन देखिए, इश्यू क्या है कि इंडिया में जो रेट से ग्रोथ चल रहा है, वो रेट के ग्रोथ से द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कीपिंग अप। देखिए, आज पायलट तैयार करने के लिए इट इज नॉट एन इजी जॉब टू गेट अ कमांडर इन प्लेस ऑन टाइम, इट टेक्स टाइम। सो इनका क्या, एयरक्राफ्ट इंडक्शन चालू है, ग्रोथ चालू है, फ्लाइट्स बढ़ते, लेकिन वो स्पीड से पायलट्स बढ़ नहीं रहे। देखिए, दूसरा इशू, अगर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होता है तो फिर देन द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई पायलट इतने ही घंटा चला सकता है, इतने घंटे के बाद इतना रेस्ट देना पड़ता है, इतना इश्यू। These issues are coming up, and the DGCA is becoming more and more strict on the flight duty time limitation. ये ठीक है, पर परवेज सर, ये नए एफडीटीएल रूल्स इफेक्ट में तो जनवरी 2024 में आए थे। हाँ, उसके स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग नवंबर से शुरू हुई थी, है ना? तो टाइम, ये टाइम लैग काफी नहीं था क्या? इसलिए मैं पूछा, पर्याप्त समय नहीं दिया था क्या? मुश्किल काम था क्या? काफी टाइम था, लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि भाई, टू प्रोड्यूस कमांडर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओवरनाइट यू कैन नॉट प्रोड्यूस कमांडर्स। नाउ द इश्यू इज airline wants to keep growing, keep increasing number of flights, keep increasing revenue, but the speed of growth is affected by the infrastructure. Infrastructure, crew is also one of the infrastructure. दूसरा एक बात कहना चाहता हूं कि certain situations are well beyond the control of the airline. लेकिन what I am reading in some of the papers कि there was very bad and poor communication. जो From the regulator? No, from the airlines. देखिए, रेगुलेटर तो क्या कर सकता है इसमें? नहीं, मुझे लगा वो कम्युनिकेशन ऑफ द रूल्स। हाँ, एयरलाइन DGCA is very fast in communication of the rules to the airline. That is never. But the passenger should be informed, delay should be conveyed, they should not ask to come to the airport. और अगर एयरपोर्ट पे आए तो मैं पढ़ रहा था कि भाई नो crew, no manpower of Indigo was available. So what I am saying, there is no excuse for poor service. आप अगर उनको खाना देना है टाइम पे, पानी देना है टाइम पे, looked after them. Oh yes, communication. अगर आप stranded है एयरपोर्ट पे 3 घंटे से और आपको कोई information नहीं देता, it becomes more frustrating. इसलिए अगर airlines are more particular in communicating, letting the passenger know, looking after them better, that would be helpful. नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, परवेज, ये ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पर ये हम हिंदुस्तान की हमेशा प्रॉब्लम रही। इंडियन रेलवे के जमाने से प्रॉब्लम चलती है। स्टेशन में बैठते थे हम लोग बचपन में, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे तक निकाले हैं स्टेशन में, तो हमें आदत सी हो गई है। ये बताओ आप, ये नवंबर में मैं पढ़ रहा था 1232 इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। पिछले 2 दिन से हवा मचा हुआ है। ये क्या एकदम से नोटिस में आया, या पिछले 2 दिन से सिचुएशन और ज्यादा बदतर हो गई, इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही है? I think क्या हुआ है कि it's a combination of multitude factors, you know. दिल्ली, देखिए, हमेशा याद रखिए, एक प्लेन जब मुंबई से अगर 6 बजे निकलता है तो दिल्ली उठ के दिल्ली से अहमदाबाद जाता है, अहमदाबाद से वापस बैंगलोर जाता है. So see, if first flight gets delayed or cancelled,
तो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द डे द कैंसलेशन एंड डिलेज विल कैरी ऑन। इसलिए पहले अगर देखिए दिल्ली में देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द बैगेज कन्वेयर, देन द फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन केम, then the old checking of the the repairing of the issues of the 320 were there, updating the सब हो गया। computer system. ये सब मिला के I think everything has come together and this issues become very big. In general, I have found that Indigo runs a proper airline. I'm not saying some days are beyond the control of the airline, लेकिन जो कल हुआ और जो मैंने सुना आज हो रहा है, that is very very bad. It will affect Indigo, but I am sure इंडिगो और उसकी टीम डीजीसी के साथ मिलकर दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट द सिस्टम। अब करना क्या है? अब वो टाइम लिमिट तो आ गई है फ्लाइट पायलट की, क्रू की। इंडिगो जाना जाता था, दमानिया सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हो, लीन मैन पावर स्ट्रैटेजी के लिए, यूटिलाइजेशन एयरक्राफ्ट का भी, यूटिलाइजेशन क्रू का भी, खूब स्वेट करते थे। अब तो इनको कुछ बचा नहीं है, इनको तो अब वो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। ये बिजनेस मॉडल, वो जो मार्जिन, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते थे, आसान शब्दों में वो डेंट पड़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा मान लो क्या? नहीं देखिए, मैं अब कंज्यूमर एंगल से नहीं, मैं स्टॉक मार्केट एंगल से आ रहा हूं इस पे। आप नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए, कोई Indigo and all airlines would like to hire more and more commanders so that utilization of the aircrafts can be higher. लेकिन इंटरनेशनली भी पायलट्स का शॉर्टेज है, ट्रेन कमांडर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्टेज है। इसलिए अगर आज इंडिगो जाए कि 50 फॉरेन से ला सकते, वो भी पॉसिबल नहीं। इसलिए ट्रेनिंग एंड कैन बी कंप्लीटेड ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवरनाइट यू कांट जनरेट पायलट्स। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, आपको मालूम है आपके पायलट्स कमांडर्स कितने टाइम में रेडी हो जाने वाले? 1 साल 2 साल। नंबर ऑफ पायलट्स, हाउ मेनी दे आर गोइंग टू कम? तो आपका जो ऑर्डर है, प्लेन का ऑर्डर का फ्लो है या प्लेन का इंडक्शन है, आप उसका और पायलट इंडक्शन समन्वय बैठाओ, क्लियरली बताइए। अच्छा, अभी तो देयर शुड बी अ टोटल कोऑर्डिनेशन, हाउ मेनी कमांडर्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स यू आर गोइंग टू इंडक्ट, सो दिस सिचुएशन डज नॉट अराइज। देखिए, एयरलाइन के रेपुटेशन भी तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है। अब एक बार बताओ, ये अब इंडिगो ने कहा था 48 घंटे में नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब इंडिगो 2/3 मार्केट शेयर रखता है, इसका नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है एयर ट्रैवल के लिए। कितना समय आपके हिसाब से लगेगा? एक चीज बता दो, अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है इंडिगो की, अगले हफ्ते तक सब ठीक हो जाएगा ना? मुझे लगता है एवरीबडी इन इंडिगो मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इंडिगो विल गेट थिंग्स ऑन ट्रैक। देखिए, इससे रेप्यूटेशन भी इफेक्ट होता है, मार्केट शेयर भी इफेक्ट होता है। देखिए, आप टेंशन में है कि आपका फ्लाइट टाइम पे जाएगा कि नहीं, इसलिए आई एम श्योर एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो मॉनिटरिंग। ये आज हर एक पेपर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, हिंदुस्तान टाइम देखिए, फ्रंट पेज 150 फ्लाइट कैंसल, 50 फ्रॉम सिटी, 200 फ्लाइट कैंसल। So nobody wants that kind of publicity. No airline wants that kind of publicity. I am 100% sure Indigo and their entire team and management must be working very hard to get things back on track. जवाब नहीं दिया परवेज सर ने, अगले हफ्ते तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो गड़बड़ा जाएगा मामला। रोहन, जरा पता करना प्लीज, अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते वेडनेसडे है। चलिए, परवेज जी, रोहन जी, दोनों का धन्यवाद। ये इंटरग्लोब की कहानी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक टीजर दे रहा हूं भाई, पैनल ने हाथ नहीं उठाया अब तक, तो धमाकेदार ऑप्शन के लिए शिल्पा जी आप रेडी करो, सचिन जी आप रेडी करो, और मंत्री साहब आप रेडी हो। मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। क्विकली यतिन से जान लें यार, वो अनफिनिश्ड बिजनेस, वो बीएससी और एमसीएक्स, क्या स्टोरी है? तो सबसे पहले एमसीएक्स की बात करते हैं। और देखिए आशीष, हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो एमसीएक्स का प्लान था और जो इन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी थी सेबी को कि हमको वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की अनुमति दीजिए और छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की अनुमति दीजिए, तो वो जो प्रपोजल है वो शायद सेबी ने ठंडे बक्से में डाल दिया। इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कमोडिटी मार्केट्स में है उसको तुरंत लॉन्च करने के पक्ष में नहीं है सेबी। इनफैक्ट ये जो प्रपोजल है लगभग खारिज ही हो गया है। ऑब्वियसली अगर हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें इक्विटी साइड पे, तो सेबी को लगता है कि बहुत सारा रिटेल स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, रिटेल के लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर्स और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए उसके ऊपर इक्विटी मार्केट्स का डेटा तो सेबी ने ऑलरेडी खंगालना शुरू कर दिया है चेयरमैन साहब के हिसाब से। लेकिन अब एमसीएक्स के पास से भी और जो अमुक ब्रोकर मेंबर्स हैं उनसे लगभग 3 से 4 साल के बीच का जो पीएनएल डेटा है क्लाइंट्स का,
वो मंगाया गया है। और कहीं ना कहीं ये डेटा एनालिसिस के बाद ही सेबी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेगा, लेकिन हाल फिलहाल जो एमसीएक्स की स्ट्रैटेजी थी कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जाएं, वो शायद अब नहीं होता हुआ नजर पड़ेगा। एमसीएक्स की ये बात हुई, लेकिन अब बीएससी का शेयर भी फोकस में है। अगर हम बात करें आज, तो बीएनके सिक्योरिटीज़ की आज एक बड़ी रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है बीएससी पे, जहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट है 3303 रुपये। और अगर हम बात करें तो बीएनके को लगता है कि कैपिटल मार्केट्स को खेलने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स। FY28 के बेसिस पे 40 के सस्ते पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, और शायद इसीलिए बीएनके को ये शेयर अच्छा लग रहा है। आगे जाके जिस तरीके से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एक्सचेंजेस के वॉल्यूम बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन सर्विसेज बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीएससी के अर्निंग्स को आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा कोलोकेशन और क्लियरिंग सर्विसेज भी एक ऐसा सेगमेंट है, दो ऐसे सेगमेंट है माफ़ कीजिए, जो आगे जाके एक रेवेन्यू का स्ट्रीम कंसिस्टेंटली बनेंगे, यहाँ से भी अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। तो ये सब फैक्टर्स को नजर रखते हुए बीएनके ने एक बाय रिपोर्ट निकाली है बीएससी पे, जिसका टारगेट है 3303 रुपये। चतुर्वेदी साहब, क्विकली, बीएससी है पोर्टफोलियो में अभी भी? जी, तो क्या टारगेट लेके चल रहे हो, या रखे रहोगे अभी जब तक टेलविंड्स बने हुए रखे रहे, ऐसा? बिल्कुल, तो सही कहा आपने। तो हमने एमसीएक्स और बीएससी दोनों ही स्टॉक को उनकी टेलविंड्स को ध्यान में रखते हुए रखा है, क्योंकि इस तरह की जब अपॉर्चुनिटी और साइज प्ले मिलता है, अब जैसे एमसीएक्स में आप देखिए, हम हिंदुस्तान कॉपर की आज बात कर रहे हैं, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर ने नए ऑल टाइम हाई बना दिया है। गोल्ड के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, तो वोलेटिलिटी जितनी बढ़ेगी, वॉल्यूम्स काफी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एमसीएक्स बहुत ही बढ़िया प्ले है, मोनोपोली प्ले है इस पूरे स्ट्रक्चरल कमोडिटी साइकिल को प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ बीएससी में भी हमारा मानना है कि देखिए, ये स्टॉक जो टेलविंड है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है। अर्निंग ग्रोथ आपने देखा, ये क्वार्टर के भी नंबर्स बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि इनको राइड करना चाहिए, और हमारा तो अभी ध्यान है मीडियम टर्म में भी देखें तो 3200 रुपए तक की अपसाइड तो बीएससी में हमें देखने को नजर आ सकती है। और एमसीएक्स में जैसे हमने पहले भी कहा, 11,500 12,000 तक की पोटेंशियल अपसाइड हमें नजर आती है। ओके, ये हो गया वो कैपिटल मार्केट्स, एक्सचेंजेस पे कह लीजिए व्यू हो गया। शिल्पा जी, धमाकेदार ऑप्शन मैम। जी बिल्कुल, आशीष जी, यहाँ पे सीमेंस पे थोड़ा ध्यान है। सीमेंस का यहाँ पे 3400 कॉल ऑप्शन जो रफली 70 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 50 का मेंटेन कीजिएगा। पहला टारगेट रहेगा 95, इसके ऊपर 110। 3400 का सीमेंस का कॉल रेडार पे रखिए। अरुण जी, आपका प्रेफर्ड आइडिया सर? आशीष जी, बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। 9100 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 180 181 के आसपास खरीदें, और 155 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 238 तक के टारगेट्स रहेंगे। ये एक से 2 दिन का कॉल है, तो 9100 का कॉल लेके चल सकते। 9100 का बजाज ऑटो। सचिन, आज ट्रेड नहीं आ रहे या मूड में नहीं हो आप? आज हाथ नहीं उठा रहे हो? अच्छा, उठाया था तो डॉक्टर साहब बताया क्यों क्या वो? अच्छा, वो एविएशन के डिस्कशन में खो गए थे सचिन। अच्छा सचिन, धमाकेदार ऑप्शन कौन सा? आशीष जी, पहला प्रेफरेंस इनफैक्ट सीमेंस ही था, वो ऑलरेडी चल चुका है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी अच्छी हलचल हो रही है। काफी दिनों से दबाव था, बट यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए ऑप्शन द्वारा। मुझे लग रहा है 750 का जो कॉल ऑप्शन है वो एप्ट होगा। लगभग अराउंड 20 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 17.30 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 27 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 34 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी लाइफ के 750 के कॉल ऑप्शन में। एचडीएफसी लाइफ 750 का कॉल। वैसे सचिन की भी रडार सीमेंस के कॉल पे थी। खैर, ये होगा इस समय के बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शंस। 4 का चौका भी लेना है भाई, लेकिन पहले आपको टीजर दे दूं। एचयूएल रडार पे मैंने अपफ्रंट कहा था कंचन जुड़ेंगी और बताएंगी समीकरण आइसक्रीम बिजनेस के वो फाइनेंशियल स्टैकअप कैसे हो रहे हैं। और ये कौन सी आइसक्रीम है? क्रंची बटरस्कॉच पे ये लाल लाल क्यों लगाया है? ये पिंक पिंक क्यों करा है ऊपर? ओके, क्रिएटिविटी ऐसी है। क्वालिटी वॉल्स का क्वालिटी चेक ले लेंगे हम। बेसिकली किस तरह के मूल्यांकन एक्सपेक्टेड हैं क्वालिटी वॉल्स के धंधे से, आइसक्रीम बिजनेस से। सुब्रमण्यम सर जुड़ चुके होंगे, आई एम अज्यूमिंग बिग मार्केट वॉइसेस पे। आज सुनील सर से होनी है चर्चा। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं सर आपके पास। सुनील सर तक आवाज नहीं जा रही शायद, डायरेक्टर साहब देखिएगा। आ रही है। बस आ रहा हूं सर आपके पास।
ठीक है, ठीक। 4 का चौका बिना टीजर के सरप्राइज टेस्ट है। सस्ता, अरे यार सस्ता ऑप्शन तो बेचारे, धमाकेदार ऑप्शन तो अभी दिया था शिल्पा जी ने। शिल्पा जी एक सस्ता ऑप्शन ले आओ आप। एफएनओ सुपरस्टार सचिन आप ढूंढो, चार्ट का चमत्कार रुचित आपके पास आ रहा हूं, और मिड कैप फंडा के लिए चतुर्मोता साहब के पास वापस चलेंगे। शिल्पा जी तैयार है क्या? जी बिल्कुल आशीष जी। आप ही के पास आने वाले हैं या आप तैयार करके बैठे हुए थे, कभी भी आ सकते हैं? नहीं नहीं, मोस्टली 1-2 रखते हैं साथ में, एनी टाइम जरूरत पड़े तो। ओके, यहाँ पे टीवीएस मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए। जो सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मूवमेंट, और यहाँ पे मुझे लगता है 3800 तक के भी अप मूव आप देख सकते हैं। तो 3700 का कॉल ऑप्शन जो रफली 60 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 42 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 85 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 95 से 100 तक भी आप इसमें अप मूव देख सकते हैं। टीवीएस मोटर 3700 का कॉल आज का सस्ता ऑप्शन हो गया। 62 रुपए पे चल रहा है, खरीदारी करने का मन। आज का एफएनओ सुपरस्टार सचिन क्या चुना आपने? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स पे ध्यान देना है। ऑलरेडी काफी अच्छे मूव्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं, बट काफी हफ्तों के बाद येस बैंक का सेटअप मुझे शानदार लग रहा है। इनफैक्ट 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का डेटा है। जिस कन्विक्शन से इसने 22 लेवल को होल्ड किया है, मुझे लग रहा है जल्द ही जो 2350 का हर्डल है वो भी पार हो जाएगा। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर 2350 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 26 का। खरीदारी करनी है येस बैंक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस 40 पैसे नीचे ही लगाना है 2230 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। म्यूजिक टू ईयर्स होगा हम में से कई सारे रिटेल के लिए। येस बैंक चलने की तैयारी कर रहा है भैया, रडार पे रखें, बल्कि येस बैंक के फ्यूचर्स खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, आज का चार्ट का चमत्कार रुचित, कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया? चार्ट के चमत्कार में हीरो मोटो के चार्ट सक्सेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए वो खरीदारी करने की सलाह देगी। सो ऑटो एज अ सेक्टर हमें एक अच्छी तेजी हमने रिसेंटली देखी है, और स्पेशली कुछ टू व्हीलर नेम्स में जहाँ पे एक ग्रेजुअल अपमूव रहा है, ये सेक्टरल तेजी भी हमें लग रहा है कंटिन्यू रहेगी। हीरो मोटो के चार्ट सक्सेस सबसे बुलिश है विद इन द एंटायर टू व्हीलर ऑटो स्पेस के, जहाँ पे अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड हो रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा पुल बैक मूव आया, बट जो पुल बैक मूव्स पे वॉल्यूम्स है वो कम है, और जो प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स है वो ज्यादा है। सो आई थिंक ये ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हीरो मोटो को करंट लेवल पे 6250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी, और 6520 के टारगेट्स रहेंगे। हीरो मोटो को आप खरीदारी करने का कॉल, गजब कर रहा है स्टॉक। फाइनली कितना परेशान करने के बाद अब एक तरफा मूव डिलीवर कर ही चले जा रहा है। आज का बढ़िया सा मिड कैप फंडा, आशीष जी कौन सा? जी, तो आशीष जी, हमें जो स्टॉक पसंद आता है वो हेल्थ केयर सेगमेंट से है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, और हमें लगता है कि जिस तरह से कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस साउथ मार्केट में है, देखेंगे साउथ मार्केट में नंबर 2 प्लेयर है। केरला में तो नंबर 1 है हालांकि, पर तेलंगाना या कर्नाटका में आप देखें तो नंबर 2, नंबर 3 पोजीशंस पे है। 1000 करोड़ का केपेक्स कंपनी करने जा रही है। अगर से आप ऑक्यूपेंसी लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 67% की ऑक्यूपेंसी पे एस्टेडियम ऑपरेट कर रहा है, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड अगर से आप इसको बाकी जब पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया नंबर यहाँ भी देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 44,000 की एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है, जो कि पिछले इनके ही कंपैरिजन में भी काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आया। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक हैवी कैपेक्स प्लान ये कंपनी कर रही है, और उसका बेनिफिट देखने को नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही लिहाज से स्टॉक पसंद है। अभी शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो एक अच्छा प्राइस करेक्शन हमें मिला, 730 का स्टॉक 650 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऑन डाउन साइड 620 पे एक अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ नए ऑल टाइम हाई बनेंगे, और स्टॉक कहीं ना कहीं 800 रुपए तक के एक अपसाइड दिखाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो हेल्थ केयर स्पेस में एस्टर डीएम हमारी टॉप पिक बनी हुई है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये है एक बढ़िया सी पिक, पसंदीदा मिड कैप बेट आपके लिए। सस्ता ऑप्शन था टीवीएस मोटर 3700 का कॉल। एफएनओ सुपरस्टार था येस बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी। चार्ट का चमत्कार है हीरो मोटो कॉप, खरीदने के मौके ढूंढिए। और मिड कैप फंडा यानी कि लंबी अवधि के लिहाज से एक बढ़िया मिड कैप है एस्टर डीएम हेल्थ केयर।
एक बार निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे 26,050 पे 1/4% बढ़त के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में फ्लैट था, हमने लिया था 25,900 का कॉल। 122 के स्टॉप के साथ 260 की तैयारी थी, 220 पे आके खड़ा हुआ है। किस लेवल्स पे था 2 बजे जब सचिन बात हुई थी 2:10 पे? आशीष जी इनफैक्ट 180 के आसपास था। हमने बढ़िया। ये रिकमेंडेशन दी थी 155 तक भी खरीदारी की जा सकती है एंड 260 के आसपास का पहला टारगेट होगा, बट इवेंचुअली 330 की मुझे लग रहा है तैयारी शानदार है। परफेक्ट, बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया था। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइसेस में सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर से करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेथ थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई, निफ्टी 1/4% बढ़िया है। हमने लास्ट जब बातचीत करी थी 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत में मैनेजर साहब से, और अब इस समय की स्थिति बढ़िया होती हुई, तो फाइनली ऐसा लग रहा है वो पहले इनिशियली रुपए के सेंटिमेंट्स मतलब फायदा नहीं उठा पाए थे हम, अब धीरे धीरे करके लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ है, इवेंचुअली इन ग्रीन। पिछले 4 दिनों के दिक्कतों वाले सेशन के बाद आज फिर भी बुल्स और बीएस की जो टसल है, और अब तक तो ऐसा कह सकते हैं त्रिजड़ियों का थोड़ा सा पलड़ा आज के लिए तो भारी है। लेकिन इस समय बाजार की रीडिंग या कह लीजिए क्लोजिंग स्ट्रैटेजी के लिए एडिटर साहब फिर से जोड़ते हुए, क्या इस रिकवरी का ट्रेड तो बढ़िया, लेकिन मार्केट्स पे व्यू क्या बैठ रहा है अब? बिल्कुल आशीष, देखिए कल और आज में जो जिस तरीके से आखिरी आधे घंटे में, आखिरी 1 घंटे में रिकवरी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि 20 डे में तोड़ने को तैयार नहीं है मार्केट। जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड है, लेकिन पोजिशनली अभी भी मार्केट वीक नहीं हुआ है। तो आई थिंक अब मेरी एक सेंस बन रही है यहाँ पर कि थोड़ी सी रिस्की ट्रेडर्स के लिए कल के लो, जो कल हमने जो इंट्राडे में लो बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उस लो के स्टॉप के साथ आप चाहें तो लॉन्ग रह सकते हैं, वरना एक चीज कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे में अगर आपने दोनों तरफ के मौके भुना लिए हैं, तो कल एक फ्रेश व्यू लीजिए पॉलिसी के बाद, एक बार पॉलिसी हो जाने दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार पॉलिसी में कुछ गुगली आ जाए तो उससे मामला बिगड़ जाता है। लेकिन एक सेंस बन रही है कि अब कल का लो सिस्टम में नहीं टूटना चाहिए, अनलेस पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ जाए। जब तक ये ना हो तो मुझे लगता है कि अब कल का लो बचना चाहिए। 20 डे का एक टेस्ट मार्केट ने सक्सेसफुल किया और मार्केट शायद यहाँ से वापस चलने को तैयार है, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें कल मिलेगा, क्योंकि कल पॉलिसी के बाद। लेकिन कल का आखिरी आधे घंटे का एक्शन और आज का अब तक का आखिरी 1 घंटे का एक्शन क्लियरली थोड़ा सा तो एनकरेजिंग है यहाँ पर बुल्स के लिए। यस, कल भी ऐसे ही हुआ था, जाते जाते बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था पेनल्टीमेट आवर से, और आज भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। तो फिर कल के जो लोज है 890 था निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे मेरे ख्याल से 925 के आसपास का, चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ या फिर इंतजार कर लें, सुबह कल तड़के पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ जाएगा, उसके बाद और क्लैरिटी होगी, और गाइड करने के लिए कल सुबह भी बातचीत होगी। थैंक यू आपका, रेस्ट करिए, कल सुबह आपसे अब मुलाकात होगी। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, बहुत दिनों बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है मेरी। तो पहले तो सुनील सर, पॉलिसी एक समय था, कह लीजिए पिछले हफ्ते से पहले की कहानी, कि सब एक वॉइस में कह रहे थे अभी दिसंबर का रेट कट तो गिवन है। ये जीडीपी के आंकड़े ने कंफ्यूजन थोड़ा सा डाल दिया है। अगर ग्रोथ को ही सपोर्ट करना था तो ग्रोथ तो ऑलरेडी अच्छी है, पहली छमाही में 8% की जीडीपी ग्रोथ है, क्या चाहिए और? तो अब उस अच्छा, आवाज के एमपीसी के ग्राफिक्स भी प्लीज रखेगा सुनील सर। ऐसा नहीं कि हम ही कंफ्यूजन, मजारी कंफ्यूजन, अच्छे अच्छे इकोनॉमीज भी डिवाइडेड हैं इस पॉलिसी आउटकम पे। आपका लॉजिक क्या कहता है? कल की पॉलिसी में एक एटलीस्ट लास्ट 25 बेसिस पॉइंट्स का कट एक्सपेक्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसके बाद अगले साल के Q1 में सारी स्थिति बदल रही होंगी। तो मेरे ख्याल में रेट कट होना चाहिए, मैं उस कैंप में हूं, और उसका कारण मैं बता रहा हूं कि ये 8% का जीडीपी ग्रोथ आपको देखना चाहिए कि किस माहौल में हुआ और आगे के लिए क्या बता रहा है। तो पहली चीज है, ग्रोथ को सपोर्ट 8% कैसे आया आपको, कि आपको गवर्नमेंट की कैपेक्स में बढ़त दिखी, तो गवर्नमेंट के बलबूते पे थोड़ी खर्चा हुई। सेकंड, एक्सपोर्ट्स का थोड़ा फ्रंट लोडिंग हुआ था क्योंकि टैरिफ को बीट करने के लिए।
थर्ड चीज थी कि ये YOY नंबर है, तो लास्ट ईयर ये सेकंड तिमाही ही वर्स्ट तिमाही थी जब जीडीपी 5.7 पे गिर गया था, तो एक लो बेस इफेक्ट का भी बेनिफिट मिला। अब सेकेंड हाफ में ये ग्रोथ का रिपीट नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट 6 महीने में आपने कहा 7.8 प्लस 8.2 8% का एवरेज है, और फुल ईयर का एक्सपेक्टेशन आरबीआई का ही 6.8 है। मान लीजिए कल उसको रिवाइज करके 7 भी करते हैं, यानी सेकेंड हाफ में आपको बिलो 7 आएगा, तभी एवरेज 7 पे बैठेगा ना। तो नेचुरली अगले तिमाही के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव है कि एक बेस इफेक्ट उतना नहीं होगा। सेकेंड, आपको जो एक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की कैपेक्स का, वो सब का कितना होगा, तो अनलेस आरबीआई आके फुल ईयर का टारगेट 8 पे बताने वाली है, देन मान लीजिए कि सेकंड हाफ में भी 8% होगा, तो रेट कट की आउटलुक लुक्स डिफिकल्ट। मगर मेरा मानना नहीं है, 6.8 कह रहे थे कल तक, आज जाके 8 थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड हाफ का ग्रोथ रेट में थोड़ा स्लो डाउन ऑन अ रियल ग्रोथ रेट दिखेगा। सेकंड बात मैं क्यों रेट कट में फेवर में बता रहा हूं कि चीज ऐसी है कि नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली घट गई है फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम 8.8 टू 8.7। तो माने क्या है कि आपको इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल जो है, उसको कहते हैं ना डिफ्लेटर, जो वो बहुत कम है, खाली आधा % यानी आज शायद मार्केट को, नॉट मार्केट को, इकोनॉमी को री इन्फ्लेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी अगर 8.8 8.7 ऐसे नीचे चलाते गया तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली खास करके कॉर्पोरेट्स के लिए। बिकॉज कॉर्पोरेट्स को जब वो नया निवेश करते हैं कुछ कैपेसिटी में, उनको एक प्रोडक्ट की प्राइस रीजनेबली बढ़ती हुई दिखनी है। अगर आधा % 1% बढ़ रहा है प्रोडक्ट, तो ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है 7-8%, वो कैसे मीट कर पाएंगे? तो कॉर्पोरेट कैपेक्स बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। और फिर और एक बात है कि अगर इन्फ्लेशन इतना लो है, आपने रेट कट नहीं किया, तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बहुत प्रोहिबिटिवली हाई रह गया, और वो भी एक नेगेटिव होगी फॉर लेंडिंग, फॉर बोरोइंग बाय द कॉर्पोरेट्स। तो अगर फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो ये 8 है, हो चुकी है, ये मान लीजिए ये पिछले का। आने वाले दिन में मैं देख रहा हूं कि 7 के करीब ही रहेगी जीडीपी ग्रोथ, और इंटरेस्ट रेट्स को अगर आपको एक रीजनेबल लेवल पे लाना है तो एक रेट कट बनता है, वही मेरा मानना है, मेरी रीडिंग है। और सेकेंड, वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसमें सभी रेट कट की बात कर रहे हैं, और इंडिया एक हाई इंटरेस्ट इकोनॉमी है, यूएस का 4 के करीब है, बाकी के यूरोप और ये तो जापान तो और भी कम है। तो अगर वहां पे रेट कट हो रहा है, हमने नहीं किया, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, तो करेंसी के ऊपर और भी दबाव आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑफकोर्स आरबीआई की सोच देखनी चाहिए कि क्या वो करेंसी के 90 पर कंफर्टेबल है या 91-92 तक भी वो कंफर्टेबल है। तो अगर वो है तो रेट कट नहीं करेंगे। मगर मेरा मानना है कि जो एक 6% डिप्रिसिएशन ऑलरेडी एक साल में हो चुका है, वो काफी है, ऑलरेडी हमारी वीकेस्ट करेंसी हो गई है। तो इसके लेवल पे एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है कि आरबीआई की बाइंग आएगी, तो नेचुरली रेट कट उस एफर्ट को सपोर्ट करेगा। तो इन सब चीजों के कारण मेरा मानना है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जरूर आएगा, और रेट कट नहीं आया अभी तो एटलीस्ट पॉलिसी को अकोमोडेटिव में भी बदलेंगे, क्योंकि एक ग्रोथ सपोर्टिव गवर्नर है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया बाय फ्रंट लोडिंग द रेट कट। तो सही है, मेरा मानना है कि टिल्टिंग इन फेवर ऑफ अ रेट कट 25 बिप्स टुमारो, ये मेरी सोच है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिर्फ गवर्नर नहीं, ऐसा लगता है वो एमपीसी डविश है। तो रेट कट का टिल्ट है भाई कल सुबह के लिए, सुनील सर क्लियर करते हुए। और ये बात सही है, अगर केपेक्स, सरकारी केपेक्स ने तूल दिया था, तो एक रिपोर्ट में अभी हाल फिलहाल ही पढ़ रहा था कि सेकेंड हाफ में वो सरकारी केपेक्स उतना सपोर्टिव नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि सरकार को इवेंचुअली अपने फिस्कल डेफिसिट नंबर्स को मीट करना अब सामने खड़ा हुआ है। प्लस जो सनील सर कह रहे थे, अब जब नॉमिनल जीडीपी गड़बड़ा रही है तो टैक्स कलेक्शन अगर गड़बड़ाएंगे, थोड़ा फूक फूक के कदम रखेगी सरकार भी। खैर सुनील सर, ये आपने रुपए की बात छेड़ दी जाते जाते, 90 पे आ गई। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तो है नहीं, तो ये क्या आरबीआई की कॉन्शियस कॉल है? अदरवाइज आरबीआई के पास तो रिजर्व्स हैं करेंसी को डिफेंड करने के लिए। ये क्या उन्हीं एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जहां पे हमें ट्रेड डील नहीं कर रही तो एक्सपोर्टर्स सेल कर रहे हैं, तो एक तरीका हो गया रुपया डिप्रिशिएट करके एक्सपोर्टर्स को कुछ तो मदद दे दो? ये उस लॉजिक से उतर रहा है क्या रिजर्व बैंक? ऐसा लगता है क्या? नहीं, क्या है कि मार्केट की, आपकी, हमारी सोच खाली डॉलर के ऊपर होती है, मगर आरबीआई की सोच एक वेटेड एवरेज REER कहते हैं उसको, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक बास्केट ऑफ करेंसीज। एंड बिलीव इट और नॉट, अगेंस्ट द चाइनीज करेंसी हमारी रुपी अप्रिशिएट हो चुकी है। सो चाइना एक कॉम्पिटिटर है एक्सपोर्ट्स के लिए, अगर वो
वहां के साथ हमारी अप्रिशिएट हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स का और भी नुकसान हो जाएगा। सेकंड, अब ट्रेड डील का जो बात कोई बात करना ही भूल गए, क्योंकि ट्रेड डील अभी नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली होगा। तो 50% का टैरिफ को काउंटर करने के लिए थोड़ा तो हमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आरबीआई ने साफ कह दिया कि हम कोई लेवल नहीं टारगेट करते, मगर वो ट्रैक करती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, जहां पे चाइनीज की करेंसी भी है, जापानीज करेंसी है, जर्मन भी है, यूरो भी है, सब ब्रिटिश पाउंड भी है। तो उस बास्केट के अंदर अगर देखे, ये एक होगा कि डॉलर का भी जो एक बहुत कमी था वो अभी सुधर के 100 के आसपास आज मैंने देखा 99 ऑड के लेवल पे है। तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी है। और ये जो डिप्रिसिएशन हो चुका है वो मैं इतना खराब नहीं मानता हूं। हेडलाइन के लिए 90 पार करके बहुत भयंकर है, मगर एक देश को आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है और हमारी ऑयल की जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। लकीली ऑयल भी अभी उतना बढ़ नहीं रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मगर एज अ डेफिसिट कंट्री हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह पे हमें एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करनी चाहिए। और अगर वो करना है तो जरूर करेंसी का थोड़ा वीकनिंग बनता है। तो मैं कोई वरीड नहीं हूं कि ये 90 के नंबर के ऊपर, ये नंबर का कोई मीनिंग, जैसे सेंसेक्स का भी या निफ्टी का भी 26,000 का कोई मीनिंग मायना नहीं है। ये जस्ट वेटेड एवरेज नंबर है। कल 27 जाएंगे तभी हम बात करेंगे 27 पार करेंगे कि नहीं। तो वैसे 90 एक खाली नंबर है, उसको मत देखिए कि यस लास्ट ईयर हमने थोड़ा एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ किया बिकॉज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तौर पर हमारी इंटरेस्ट रेट 6.5 है, यूएस का इंटरेस्ट रेट 4 पर है, तो 2.5% पर एनम फंडामेंटल तौर पर रुपये को डिप्रिशिएट होना चाहिए लास्ट ईयर, और 3.5% ज्यादा हो गया। पर उसके कारण थे, और एफआईएस का भी $15 बिलियन उन्हें पुल आउट किया। तो आप सोच रहे हैं कि एक तरफ उनका पुल आउट, दूसरी तरफ टैरिफ, तो ये सब मिला के थे। अब आने वाले वर्ष में ये मैं नहीं देख रहा हूं कि इतनी एफआई की पुल आउट होगी, इनफैक्ट पॉजिटिव भी हो सकती है। और सेकंड, ट्रेड डील अगले साल में सॉल्व हो जाएगी, तो दबाव उतना नहीं होगा रुपये के ऊपर। पर फिर भी ये 90 कोई लेवल है जिस पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर 91 भी जाता है तो चलता है, नो प्रॉब्लम। मगर अपना जो रिलेटिव करेंसी है हमारी कंपीटिंग कंट्रीज के हिसाब से हमें थोड़ा वीकेंड रखना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स देश को आगे बढ़ा सके विथ थ्रू द एक्सपोर्ट रूट। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चश्मे से देखने का नहीं, आप अपने कंप्यूटर के साथ करेंसी को मैप करके देखो तो आप जो कर रहा है आरबीआई शायद सही है। सुनील सर, वो ट्रेड डील भूले नहीं थे, पर क्या दर्शक बोलेंगे रोज एक ही बात करने लगता है, इनका कुछ करने को नहीं हो, ट्रेड डील हो ही नहीं रही है तो अब क्या बात करूं। अच्छा एक चीज, अभी लग तो रहा है आप इंडिया में हो कि सिंगापुर में हो सुनील सर? नहीं, इंडिया में हूँ आज। तो जब सिंगापुर गए हुए थे तो वहां पे आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, ये कब तक पैसा नहीं डालेंगे इंडिया में? नहीं, वो कह रहे हैं कि दो बात है। एक है कि ये नॉमिनल जीडीपी ना, इट्स नॉट गुड फॉर कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ। तो दे आर वरीड के ये लो इन्फ्लेशन की स्थिति कॉर्पोरेट के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन कम होने से आम जनता के लिए अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट के लिए अच्छा है, सबके लिए लो इन्फ्लेशन अच्छी है। मगर कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ के लिए नॉमिनल जीडीपी का घटना अच्छी बात नहीं है। और वो देखते हैं कॉर्पोरेट जीडीपी की, कॉर्पोरेट ईपीएस की ग्रोथ। तो उनको ये जरूरत है कि एक डिसेंट इन्फ्लेशन 2-3% एटलीस्ट होना चाहिए। ये जो होलसेल इंडेक्स का नेगेटिव होना, ऐसी बातों से वो खुश नहीं है कि बहुत ओवर क्या कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, इसलिए थोड़ा री इन्फ्लेशन की जरूरत है। एक वो बात देख रहे हैं। सेकंड बात है कि ट्रेड डील ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड डील के अलावा भी उनको जनवरी अर्निंग सीजन की बहुत इंतजार है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल सीजन में जो सेल्स की बढ़त की बात हुई ना, ऑटो में, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ये वो, मगर क्या वो मार्जिन को इंपैक्ट कर रहे हैं या मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट्स? तो वो खास करके क्योंकि 22 सितंबर को ही शुरू हुई थी ना जीएसटी का रेट कट, और दिवाली तो अक्टूबर 20 को हुई थी। तो इसका इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट मार्जिन आपको जनवरी सीजन में दिखेगा। अगर दिख रहा है कि खाली जीएसटी कट का बेनिफिट पास ऑन करके ही उन्हें अपना सेल्स बढ़ा दिया तो मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहे, तो फैंटास्टिक, तो एफआईएस वापस आते हैं। और तीसरी बात में भूलना नहीं चाहिए, ये दिसंबर एक ठंडा मंथ है उनके लिए, क्योंकि छुट्टियों पे जाते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं जहां पे प्रॉफिट बना है इस साल हेज फंड्स का, क्योंकि कैश प्रॉफिट से ही उनको अपना बोनस मिलता है। और इस साल इंडिया में तो पैसा नहीं बना, तो इंडिया में ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं है उनको, वो बेचेंगे चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जहां पे उन्हें पैसा बना, और रीअलोकेट करेंगे इसको जनवरी में छुट्टी के बाद आने के बाद, विच कोइंसाइड्स विद आवर अर्निंग सीजन फ्रॉम 10th जनवरी। तो वो अर्निंग सीजन में अगर ये दिख रहा है कि तो पैसा आ जाएगा तो वो पैसा धीरे धीरे आएगा, बट बड़ी वापसी होगी जब ट्रेड डील का
वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, अपने केस में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत अच्छा है, आने की जरूरत है। अब सुनील सर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम से रखा है सेंस एंड सिंप्लिसिटी, आसान शब्दों में बढ़िया तरीके से सब कुछ समझा दिया। सुनील सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। काफी देर से कंचन और उधर आलोक इंतजार कर रहे हैं, दोनों मनी मन पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोल चुके होंगे। कंचन के पास क्विकली आलोक भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। कंचन क्विकली, HUL गणित क्या कहता है? डेफिनेटली कल से यहाँ पे हमें जो डीमर्जर है वो होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे इनका आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा इंडेक्स के अंदर। डायरेक्टली आते हैं फाइनेंशियल की पिक्चर्स में। HUL के अगर टर्नओवर देखा जाए तो वहाँ से क्वालिटी वॉल का अप्रोक्सीमेटली 3% का जो हमें योगदान है वो देखने को मिलता है। अगर इस टाइम पे फाइनेंशियल्स की तस्वीर देखी जाए तो मैंने आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करी है जहाँ पे आपको HUL और साथ में क्वालिटी वॉल्स का जो नंबर्स है वो पेश होते हुए दिखाई देंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए फिस्कल ईयर 25 का जो रेवेन्यू देखा गया था वो था 62,000 करोड़ का। वहीं अगर बात करें इस टाइम पे क्वालिटी वॉल के रेवेन्यू की तो वो अनुमान लगाया गया है, जो देखा गया है वो है 2,000 करोड़ का। इसके अलावा एबिट मार्जिन की बात करी जाए तो 24% HUL का एबिट मार्जिन है और क्वालिटी वॉल्स की बात करी जाए तो 5 से 9% का यहाँ पे निकल के आया है। वहीं अगर वॉल्यूम्स की तरफ नजर डाली जाए तो 4% की वॉल्यूम हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिली है। वहीं क्वालिटी वॉल्स में 6.5% की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखी गई है। इसके बाद हमारी एनालिस्ट से बात हुई है, उनका मानना यह है जो इसका वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो हमें 12 से 15,000 करोड़ तक का देखने को मिल सकता है। यानी कि रफली अगर इसे ट्रांसलेट करें हम तो 50 से 60 रुपए प्रति शेयर पर HUL के शेयर पे ये हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्वालिटी वॉल्स का ये वैल्यूएशन है, ये अनुमान लगाया जा रहा है एनालिस्ट से, यानी कि पर HUL के शेयर में देखा जाए तो 50 से 60 रुपए की वैल्यू जो है वो रफली ट्रांसलेट होके निकल के आ रही है। इसके बाद काफी सारी ब्रोकरेज ने भी HUL के ऊपर अपनी टिप्पणी रखी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बात कर ले नोमुरा की। नोमुरा ने बोला है कि यहाँ से हो सकता है कि अच्छी खासी री-रेटिंग हमें देखने को मिले, इसी लिहाज से इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की कॉल दे दी है। और जो लक्ष्य इस टाइम पे बताए गए हैं वो 3,195 रुपए प्रति शेयर। उनका मानना ये है कि इसके होने के बाद हमें मार्जिन में 50 से 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी कि HUL के लिए भी एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। कोन भी, स्कूप भी, क्या क्या दिखा दिया। और ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे। 10 रुपए से लेकर 90 रुपए तक सारे ही रेंज के जो फ्लेवर है आइसक्रीम है वो क्वालिटी वॉल के पास है। नहीं अच्छी आइसक्रीम तो अच्छी। असीम अच्छी, आलोक अच्छी लगती है ना ऐसी आइसक्रीम? बिल्कुल, ये ठंड का सीजन की शुरुआत होने से आइसक्रीम का ठंड में मजा आ रहा है आइसक्रीम का। सही कह रहे हो आप। दिल्ली में लोग ठंड के दिनों में दिल्ली के लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। सही है, ठंड में मजा आता है आइसक्रीम का। अच्छा, आलोक से रिक्वेस्ट करी थी, अब से कुछ ही घंटों में मेरे ख्याल से पुतिन सर लैंड कर रहे होंगे नई दिल्ली। आज उसके बाद 26-28 घंटे भारत में होंगे। क्या तैयारी हो रही है? कहा जा रहा है काफी सीक्रेटिव, बहुत चुनिंदा लोगों से मुलाकात होनी है। आलोक, क्या अपडेट्स है हमारे पास? कब ये बायलैटरल होने वाला है? मोदी जी पुतिन साहब की मुलाकात कहां और कब होगी? सब समझाइए जरा क्विकली। बिल्कुल, देखिए पूरे 27 घंटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे और इस दौरान क्या क्या होगा बता दूं। आज शाम को करीब 6:30 बजे वो दिल्ली लैंड करेंगे। उसके बाद वो सीधे प्रधानमंत्री के निवास पर जाएंगे, जहां पर एक डिनर का आयोजन किया गया है। वहां पर 1-to-1 मीटिंग होगी। जो आधिकारिक कार्यक्रम है कल से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति भवन में 11 बजे से उनका औपचारिक स्वागत होगा। उसके बाद जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि राजघाट जाते हैं, सभी नेता देश के आते हैं जब विदेशों से, तो वहां जाएंगे। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक और बड़ी सिक्योरिटी बैठक माना जा रहा है वो होने वाली है। और उसके बाद इस बैठक के बाद वो दोपहर में हैदराबाद हाउस में जो भारत रशिया सालाना जो 23वां शिखर सम्मेलन है वहां होगा। वहां पर बहुत सारे डील और साइन होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 10 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और 15 कमर्शियल डील साइन हो ली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि कोशिश ये की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील साइन हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, IT और आपको जो फार्मा सेक्टर है वहां पर जो भारत से रूस में किस तरह से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए डील साइन हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी
और स्पेस सेक्टर में दोनों देश आपस में किस तरह से कॉपरेशन बढ़ाएंगे, इस पर भी एक समझौता हो सकता है। तो इस तरह के समझौते होने की उम्मीद है और कमर्शियल जो डील हैं वो 15 के करीब होने वाली है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस कई सारे समझौते होंगे। और यूरेशियन जो FTA है, यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम है, उनके साथ एक FTA की भी बातचीत चल रही है, वो भी हो सकता है। तो ये पूरा कार्यक्रम कल का है। कल शाम को जब आखिर में वो शाम को 7 बजे जब राष्ट्रपति भवन में जो एक डिनर रखा गया है, उसके बाद जब लौटेंगे राष्ट्रपति पुतिन, तो उस दौरान भारत में कई सारी जो एक तरह से कहें इक्वेशन चेंज आपको नजर आएंगी। बहुत पॉजिटिव माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर ये उम्मीदें की जा रही हैं राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान। हैं? बहुत बढ़िया। ये सारे अपडेट्स अब आलोक के साथ मैप करते रहेंगे। ये जो विजिट है ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये पूरी दुनिया की नजर है PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की इस मुलाकात पे। देखते हैं क्या क्या आउटकम्स आते हैं। आलोक, थैंक यू जुड़ने के लिए। पैनल को दिखाइएगा। पैनल से रिक्वेस्ट है अपने BTST STBT आइडियाज रेडी रखिए। बस आ रहा हूं आप लोगों के पास। पहले यतिन, डीलिंग रूम का मूड कैसा है आज? मिक्स्ड है मूड, माहौल मिक्स्ड मतलब यार वो तेजी भी और कभी खुशी कभी गम उस समय, हाँ कभी खुशी कभी गम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ फटा है बम। तो उस तरीके का है। पोर्टफोलियो नीचे, इंडेक्स ऊपर है, तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन ठीक है। 2 स्टॉक्स जो F&O में जो डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं उनमें कैनरा बैंक है। BTST के एडवाइस 150 से 152 तक के टारगेट्स हैं और PSU बैंक्स में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आज भी लगभग 1-2% की तेजी काउंटर में देखने को मिल रही है। और हीरो मोटोकॉर्प ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है। कहीं ना कहीं यहाँ भी कंसिस्टेंट डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं। ओपन इंटरेस्ट भी आपको दिखेगा ऐड ही हुआ है तेजी की तरफ और 6450 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी BTST के एडवाइस दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प अभी पैनल के रडार पे भी आया था। हमने एक ट्रेड एंजॉय भी कर रखा है। डीलर्स के रडार पे भी एक काउंटर आता हुआ। इसे क्या कहेंगे? कैनरा बैंक भी मेरे ख्याल से चतुर्मोदा साहब का पिक था। कभी खुशी कभी गम, पता नहीं कहाँ फटा है बम। आशीष से कहेंगे, तुकबंदी कहेंगे इसे, है ना? बढ़िया लग रहा था सुनने में, मैं हंस रहा था अभी। तुकबंदी। पेट्रोनेट LNG के स्टॉक पे बातचीत करने के लिए आशीष जुड़ते हुए, लेकिन पहले आप BTST STBT कॉल्स। शिल्पा जी, रडार पे कौन सा स्टॉक? आज बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे ITC पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ITC एक सपोर्ट बेस है 400 पे, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स टुवर्ड्स 410 से लेके 414। ITC खरीदारी करने का कॉल। सौमिल कहाँ है? सौमिल दिखे ही नहीं भाई। एक कॉल दिया, फिर आखिरी कॉल। सौमिल कहाँ थे पूरे टाइम? हाथ नहीं उठाएगा एक बार भी? यही हूँ सौमिल, इस समय का बीट ढूंढ रहा था मैं कॉल। आपका प्रेफर्ड पिक? मेरा प्रेफर्ड पिक होगा फ्रॉम द लार्ज कैप्स, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी पिकअप हो सकती है। आज के दिन में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। ट्रायंगल पैटर्न है छोटा सा ऑन द आवरली चार्ट्स। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 8950, टारगेट रहेगा 9400। बजाज ऑटो पसंद आ रहा है। रुचित, आपका BTST होगा आई एम अज्यूमिंग। खैर जो भी है, आपका प्रेफर्ड पिक? जी, BTST के लिए मजगांव डॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो नो, रिसेंटली ऑल्दो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट एक करेक्शन के बाद आज एक बुलिश हैमर का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में जब करेक्शन के बाद ऐसे पैटर्न्स के फॉर्मेशन होते हैं तो वो एक रिवर्सल के साइंस रहते हैं। सो आई थिंक एक अप मूव यहाँ से पुल बैक मूव कल एक्सपेक्ट करनी चाहिए करंट लेवल से। तो मजगांव डॉक में 2610 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 2700 टारगेट्स के लिए। मजगांव डॉक आज वैसे नेवी डे भी है। ये सब नेवल फ्लीट बनाने में मदद भी करती हैं कंपनीज। ITC, बजाज ऑटो, मजगांव डॉक। अरुण, आपका प्रेफर्ड? आशीष जी, UPL मुझे लग रहा है एक ट्रायंगुलर पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है और इसका ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ऊपर के साइड होना चाहिए। तो 749 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 768 तक के टारगेट्स UPL में आ सकते हैं। एक BTST ट्रेड के तौर पर इसको लेके जा सकते हैं। ओके, ये लीजिए, एक और ऐड कर लीजिए UPL। ये 4 बढ़िया से आइडियाज हो गए। सौमिल, पेट्रोनेट LNG का चार्ट आप रेडी रखना। दरअसल आज वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। इसमें सुबह क्या, कल आई हुई अपडेट्स के बाद तो क्या अपडेट्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं जो पेट्रोनेट LNG इस तरह का
मैसिव आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बड़ा कोलैबोरेशन है ओएनजीसी के साथ 15 साल के लिए ईथेन अनलोडिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए। और दरअसल अगर आप देखें तो ये जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे करीब करीब 5,000 करोड़ की रेवेन्यू, 140 करोड़ का पहले साल में एबिटा, फिर उसके बाद 275 करोड़ एबिटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। Q4 CY28 से एक कमेंसमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन खास बात है कि जो पेट्रोनेट एलएनजी के डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और जो एग्जीक्यूशन की दिक्कतें थी अब वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुकी हैं। अब खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव इनकी वैल्यूएशन भी है, बड़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें तो FY27 EPS के हिसाब से केवल 9 टाइम्स का PE है और 5.5 टाइम्स का EV बाय एबिटा है। और जो डिविडेंड यील्ड इस भाव पर भी है, ये बड़ी अट्रैक्टिव है, ऑलमोस्ट 3.6% की डिविडेंड यील्ड है। और इसी के चलते देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आया। बिल्कुल ठीक, रखिए पेट्रोनेट एलएनजी रडार। ये वो बड़ा ट्रिगर ओएनजीसी के साथ 1.5 दशक का वो डील होती हुई, इसीलिए इस तरह की तेजी बनती है। सौमिल, लेकिन ये वायदा का टॉप गेनर अभी भी दमखम दिखा सकता है क्या? एब्सोल्युटली। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑन द डेली चार्ट्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, 2040 के ऊपर चल रहा है। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स 270 के आसपास ये स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। जनरली आई डोंट लाइक टू बॉटम फिश, बट ये मीडियम टर्म का एक बॉटम हो सकता है, क्योंकि एक एंडिंग डायगोनल ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ। दूसरा एक हर्डल है शॉर्ट टर्म में 200 डेली मूविंग एवरेज विच इज 290, ये एक शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। लेकिन ऊपर में मीडियम टर्म का टारगेट 300 प्लस रहेगा, 325-26 जो प्रीवियस मंथली स्विंग हाई है। तो ये मैं टारगेट करूंगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक। पेट्रोनेट एलएनजी रखिए रडार पे। और पुतिन साहब के स्वागत में फाइनली डिफेंस तैयार है। भारत डायनेमिक्स 3.5% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सचिन का ट्रेड भी था मेरे ख्याल से, 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। फाइनली डिफेंस हरकत में। खैर, देखते हैं आउटकम्स क्या आते हैं। S400 ही आ रहा है या और भी कुछ हो रहा है, सारे डेवलपमेंट से आवाज नजर रखेगा। लेकिन चलिए, आप सबका धन्यवाद पैनल का जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से आखिरी के 1.5 घंटे मदद करने के लिए। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए। थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। डॉक्टर साहब, एक बार इंटरडे दिखाइएगा। वॉलेटाइल सेशन था, शुरुआत में अच्छी तेजी बनी, 26,100 तक गए, वहीं पे वो कॉल राइटर्स का जोन था, वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई, वापस इन रेट स्लिप होते हुए नजर आए तो भारतीय बाजार। लेकिन कल की तरह कल आखिरी के 1.5 घंटे अच्छी मजबूती बनी थी और आज आखिरी के कह लीजिए 1 घंटे में अच्छे लो लेवल से रिकवरी आती हुई। फाइनली 4 दिन के दबाव के बाद हम सेशन की समाप्ति फ्लैट लेकिन इन ग्रीन कर रहे होंगे। अब लेकर आइए जरा प्लीज वो आपने जो ग्रिड बना के दिया था। निफ्टी इन ग्रीन 31 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। देखते हैं एडजस्ट कहां होता है। आईटी 1.25%, आईटी सुबह से अच्छा था, बढ़िया 1.25% उछाल। बैंक्स पस्ती रहे, कल एक दिन मदद करी थी, आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स थोड़ा सा ठंडा थे। ब्रॉडर मार्केट्स कोई रिस्पाइट तो नहीं आया, लेकिन ठीक है फ्लैट था। मिड कैप्स फ्लैट थे, स्मॉल कैप 1/3% दबाव में थे। ब्रेथ डिटोरिएटिंग थी, 1:1.5 भी नहीं कहूंगा, इसीलिए कह लीजिए फ्लैट से थोड़ा सा स्क्यूड टुवर्ड्स डिक्लाइंस था। प्लीज क्विकली जरा सेक्टोरल चार्ट में ग्रिड रखिएगा। बैंक्स पस्त, पीएसयू बैंक्स फ्लैट, कल के पेन से उभरे नहीं ऐसा कह लीजिए। बैंक्स और फाइनेंशियल्स फ्लैट। डिफेंस कई दिनों की कमजोरी के बाद आज फाइनली 1% का उछाल डिफेंस में देखने, 0.5% का उछाल देखने को मिला। ऑटो अच्छा कर रहे थे, आईटी हाईलाइट था, एफएमसीजी अच्छा करके चला गया। बाकी ठीक है, आपके सामने बाकी का ग्रिड क्विकली दिखा देता हूं। निफ्टी के 50 स्टॉक्स, कहां ट्रैक्शन, कहां मोमेंटम बना। आईटी में कोई टीसीएस, कोई टेक महिंद्रा, उधर विप्रो, इधर इन्फोसिस, एचसीएल टेक बढ़िया करके गए। बजाज ऑटो की कई बार इस प्रोग्रामिंग में चर्चा हुई थी, बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे 1% मजबूत। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दोनों 1.5% के उछाल के साथ। और साथ में एफएमसीजी मैंने कहा था अच्छा कर गया, तो आपकी स्क्रीन पे वो आईटीसी, एचयूएल जैसे दिग्गज इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आए। इंडिगो पहले तो खैर 1% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में पेन माउंट हुआ। निफ्टी का टॉप लूजर 2.5% का दबाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो हैवी वेट 1% की कमजोरी। रिलायंस भारी पड़ गया क्योंकि इस दिग्गज में अच्छा खासा दबाव आज की ट्रेडिंग सेशन में। हिंडाल्को कल तक तो आउट परफॉर्म कर रहा था, आज थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ नजर आया। बाकी ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरह के हैवी वेट जब थोड़ा ठंडे रहे तो निफ्टी बैंक बेचारा कहां से आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन थी आज की। सेशन
कह लीजिए एक टसल में आया। पहले तो जरा मंदड़िया हावी थे, आज एटलीस्ट थोड़ा सा एक टसल का जोन था। टसल अपने आप में इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है बुल थोड़ी सी दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, की लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं, पुट राइटर्स के जोन्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में थोड़ा बहुत ठीक। कल बड़ा दिन है, कल सुबह ही तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। देखते हैं पॉलिसी कैसे आती है और उसके बाद मार्केट्स का बिहेवियर। पर डिटेल्ड कवरेज के लिए कल सुबह 7 बजे वापस मुलाकात होगी आप लोगों से। आज के शो में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए कमोडिटी का डिटेल्ड कवरेज।